ओके बेटा, आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है कि हम लोग कोई डे अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर क्लास अरेंज करेंगे। तकरीबन 3-4 क्लासेस में प्रैक्टिस होगी, फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर करके मुझे खुद चेक करवाते रहिएगा क्वेश्चंस ला के। सही है? तो मैं ट्रेडिंग और सर्विसिंग बिजनेस के अकाउंटिंग साइकिल की, आपकी पास पेपर की और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस और भी दे दूंगा आपको। अभी हम लोग जो है अलग से इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पढ़ रहे हैं। अभी हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था ना ट्रेडिंग बिजनेस का, तो उसमें हमने परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग साइकिल को देखा। अब उसमें जो हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू होती है वो कैसे डिटरमिन होती है वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज क्या है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 किस्म की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख सकें। एक हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री होती है जो बिक गई, और वो इन्वेंट्री होती है जो बच गई। जो बच गई है उसे हम क्या कहते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री, उसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। और जो बिक गई है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में। और जो इन्वेंट्री बच जाती है वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पहले व्हाट इज इन्वेंट्री, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका मैं आपको। IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री 3 किस्म की चीजें होती हैं। एक तो वो जो हेल्ड फॉर सेल है, और एक वो जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, और एक वो जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में। वी हैव डिस्कस्ड दिस डेफिनेशन सो मेनी टाइम्स। तो ये मैंने इस वजह से डाली है क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन तो आनी चाहिए। एंड दिस इज द डेफिनेशन एज पर IAS 2, ये आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। व्हाट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन? द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री जारी है हमारी। एक कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, और एक बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर लेके जाना है उसकी वैल्यू निकालने को हम कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी अगर आपसे पूछे कोई वर्ड इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो आप क्या कहेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मींस इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना ताकि उस वैल्यू को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख सकें और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें। तो 2 चीजें आती हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, देख रहे हैं आप। एक तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो बिकी नहीं है, उसकी वैल्यू निकालें आप, और वो क्या कहलाती है, एंडिंग इन्वेंट्री। यानी आप अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी एंडिंग इन्वेंट्री जो कि एसिड होता है, जो बच गया है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। और जो इन्वेंट्री बिक गई है उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो एक्सपेंस होती है। जो इन्वेंट्री बिक गई वो एक्सपेंस, उसकी भी वैल्यू निकालनी है। और जो इन्वेंट्री बच गई है वो एसिड है, उसकी भी वैल्यू निकालनी है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दिस इज सो सिंपल। अब आप पूरा स्पेसिफिकली, अब ना डेप्रिसिएशन आएगा इस टॉपिक में, ना इसमें रिसीवेबल है, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इन्वेंट्री पे बात होगी। लास्ट टाइम जो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल करवाया था उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू मैंने आपको दे दी थी, ये इन्वेंट्री है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सब उसमें लिखा हुआ था, वो हम यहाँ निकालेंगे। अब इसके देखें ये मेथड्स हैं सारे, अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। आपको इसको देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कवर करेंगे। अभी तक जो मैंने बात बताई उसमें सिर्फ आपको एक बात मालूम चली, बल्कि 2 बातें, कि वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिपोर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड, एंड सेकंड इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिमेनिंग। रिमेनिंग इन्वेंट्री एसिड है, और जो बिक गई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों की वैल्यूज निकालनी है। और दोनों जो बिक गई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस। ओके, तो अभी हम इसको करने जा रहे हैं। अब आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि आपके पास 2 इन्वेंट्री सिस्टम है, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की क्या क्वालिटी थी कि उसमें, हाँ ये देखिए पीछे वाली चीजें सारी हमारी हेल्प करेंगी, कि जो इन्वेंट्री हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होती है वो हैवी कॉस्ट होती है, या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह हमें बता सकता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो बेचते वक्त हमें पता होता है कि जो इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं वो कितने की थी। सही है। अब अगर एक बिजनेसमैन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहा है, गौर से देखिएगा, यानी फॉर एग्जांपल एक गोल्ड सेलर है, गोल्ड भी नहीं, आप एक डायमंड लगा लें, डायमंड की कॉस्ट हैवी कॉस्ट होती है ना, तो वो कौन सा सिस्टम यूज करेगा इन्वेंट्री के लिए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। डायमंड सेलर है तो उसके पास जो इन्वेंट्री है वो हैवी कॉस्ट से डायमंड बेच रहा है। अब एज्यूम करें वो डायमंड परचेज करके लाता है, एक स्पेसिफिक टाइप का डायमंड परचेज करता है, और उसने एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स में वो डायमंड प्लेस कर देता है।
गौर से सुनिएगा जरा बातों को। उसने डायमंड परचेज किए, कब परचेज किए उसने डायमंड परचेज किए जैन 1 2024 को कुछ डायमंड परचेज किए 10 डायमंड्स, सही है, 10 यूनिट्स उसने परचेज किए और उसने जो है वो इस में रख दिए हैं। और उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर डायमंड है 2 लाख, एक डायमंड 2 लाख रुपए का। अब देखिए अगर वो डायमंड सेल करता है तो इसमें से अगर वो डायमंड निकाल के सेल करेगा तो उसे मालूम होगा कि वो डायमंड कितने का था, 2 लाख का। और वो 2 लाख, अभी तो ये कितने डायमंड परचेज किए 10, तो कितने के डायमंड होंगे इसमें 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए उसकी अभी इन्वेंट्री है, एसिड है, सही है। जब वो इन्वेंट्री सेल करेगा, अगर उसने इसमें 2 डायमंड सेल कर दिए तो वो 4 लाख को क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना देगा, क्योंकि वो एक्सपेंस बिल, सही है। फिर उसने एक और किस्म का डायमंड परचेज किया, उसका अलग बॉक्स उसने रखा हुआ है और वो डायमंड उसमें डाल देता है। और इसने एक परचेज किए मार्च 30 2024 को उसने परचेज किए और उसने परचेज किए 20 डायमंड्स। ये अलग टाइप के डायमंड्स हैं, उससे डिफरेंट है। और ये एक डायमंड है, कॉस्ट पर डायमंड इसकी है 3 लाख। ये डिस्कशन गौर से सुनिएगा, हमें न्यूमेरिकल में लेके चली जाएगी। 3 लाख का एक डायमंड, सही भाई। अब अगर वो इसको इस बॉक्स में से डायमंड निकाल के सेल करेगा, उसे मालूम है वो था कितने का, 3 लाख का। 3 लाख का थोड़ी सेल करेगा वो, 3 लाख से ज्यादा का सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख वाला डायमंड उसने 4 लाख का सेल कर दिया, 4 लाख उसकी सेल्स होगी और 3 लाख उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। तो ये तो आसान हो गया ना, स्पेसिफिकली उसे मालूम है कि वो कौन सा डायमंड सेल कर रहा है और उसकी कॉस्ट भी उसे पता होगी, तो वो कॉस्ट को निकालेगा और इन्वेंट्री में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देगा। जब भी बेचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करनी है। लेकिन अगर एक और डायमंड सेलर है डिफरेंट, देखिए इसमें से 100% मालूम है कि जो पहला बॉक्स है इसमें जो टाइप का डायमंड है वो जैन 1 को परचेज किया गया था, एक डायमंड 2 लाख का है। और दूसरे बॉक्स के अंदर जो डायमंड है वो 3 लाख रुपए का एक डायमंड परचेज किया था उसने। तो सेल करते वक्त उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट तो उसे पता है। अब एक दूसरा डायमंड सेलर है, वो क्या करता है, गौर से देखिएगा। उसने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का वो डायमंड परचेज करता है और प्लेस कर देता है। गौर से देखिएगा जरा इस बात को। 5 डायमंड उसने परचेज किए, कब, जैन 1 को 2024, और एक डायमंड जो है उसका 2 लाख रुपीज का है। और इसमें अभी वो डायमंड मौजूद है। जब वो डायमंड सेल करेगा तो 2 लाख रुपए निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालेगा। फिर क्या हुआ, फिर उसने जैन 31 को भी डायमंड परचेज किए, इसी टाइप के डायमंड परचेज किए और उसने इसमें डाल दिए वो डायमंड, सही है। ये कितने डायमंड पहले खरीदे थे उसने, 5। मजीद इसने जो है वो 6 डायमंड परचेज किए। लेकिन ये डायमंड जो है ना वो 2,20,000 रुपए का एक डायमंड मिला उसे, क्योंकि महंगाई हो गई है। अब इसमें दोनों डायमंड एक जैसे किस्म के डायमंड है, मिक्स हो गए, एक जैसे किस्म के डायमंड है, मिक्स हो गए। अब उसे इसमें से वो डायमंड निकाल के सेल करता है। अब आप मुझे बताएं कि वो डायमंड कौन सा वाला है। हालांकि उसे कॉस्ट तो पता है कि इसमें जो डायमंड है वो या तो 2 लाख वाले हैं या 2,20,000 वाले हैं। पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो आपको पता ही नहीं होता कि जो बेच रहे उसकी कॉस्ट क्या है। यहाँ पर कॉस्ट पता है कि इसमें 2 टाइप के डायमंड है, 2 लाख वाले 5 डायमंड है और 2,20,000 वाले 6 डायमंड है इसमें से, और ये सारे एक जैसे डायमंड है। अब इसमें से एक डायमंड निकाल के वो सेल करता है। यहाँ पे उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने एक ही दफा डायमंड खरीदे, इस बॉक्स में डाल दिए, और दूसरे किस्म के डायमंड खरीदे, इस बॉक्स में डाल दिए। ये दोनों डिफरेंट किस्म के डायमंड थे, डिफरेंट बॉक्सेस थे और एक ही मरतबा परचेज हुए थे। जब सेल करेगा तो उसे स्पेसिफिकली पता होगा कौन सा डायमंड सेल कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट को वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देगा। ये भी हाई कॉस्ट गुड्स हैं और ये भी हाई कॉस्ट है। लेकिन यहाँ केस क्या बन गया, इस बॉक्स के अंदर अब 2 डायमंड एक जैसे हैं सारे, लेकिन डेट ऑफ परचेज डिफरेंट होने की वजह से इनकी कॉस्ट डिफरेंट है। अब जब वो ये डायमंड इसमें से निकाल के सेल करेगा तो वो कौन सा डायमंड होगा, कोई सा भी हो सकता है 2 लाख वाला, हो सकता है 2,20,000 वाला। फिर उसने क्या किया, फिर उसने Feb 9 2024 को भी उसने 3 डायमंड परचेज किए और वो एक डायमंड उसे मिला 2,50,000 का, ये भी इसी में डाल दिया सर। अब देखें यहाँ पे कैसे वो मालूम करेगा कि वो डायमंड जो निकाल के सेल कर रहा है वो 2 लाख वाला था या 2,20,000 वाला था या 2,50,000 वाला था। जब तक उसे कंफर्म नहीं होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बना सकता। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो एजम्पशन बनाएगा। एजम्पशन एक्चुअली तो उसे नहीं पता होगा ना, एक्चुअली कब पता होता, जब इसमें एक ही जनवरी 1 के डायमंड रखता और जनवरी 31 के लिए अलग डायमंड का अलग बॉक्स बनाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने इसमें डाल दी। अब वो एजम्पशन बनाएगा। एजम्पशन क्या बनाएगा, एक एजम्पशन होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कॉस्ट फ्लो एजम्पशन कहलाती है। क्या कहलाती है,
कॉस्ट फ्लो एजम्पशन, मतलब कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करने के लिए हम एजम्पशन बना रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या इस वाले को कोई एजम्पशन बनाने की जरूरत है? ये क्या करेगा, जो हीरा सेल करेगा उसी की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालेगा। तो ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर रहा है क्या चीज, कि कौन सा हीरा उसने सेल किया है। तो इसका जो मेथड है ना वो कहलाएगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। किस चीज का? कॉस्ट को ट्रांसफर करने का। किस में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कैसे? जो हीरा बेचेगा उसी की कॉस्ट को निकाल के ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये इसे नहीं मालूम कि इस डब्बे में से हीरा जो निकाल के वो बेच रहा है कौन सा वाला है, तो वो एजम्पशन बनाएगा। पहली एजम्पशन कहलाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? वो एज्यूम करेगा, एज्यूम कर रहा है, वो एक्चुअल बात नहीं है ये। देखें इस वाले के अंदर जो भी हमने ये वाला किया, इसके अंदर क्या हो रहा है? फिजिकल फ्लो मतलब जो इन्वेंट्री बिक रही है वो बराबर होगा कॉस्ट फ्लो के। गौर से देखिएगा क्या बात हो रही है। मतलब जो हमारा कॉस्ट फ्लो है ना वो बिल्कुल फिजिकल फ्लो जैसा है। यानी आपने फिजिकली इसमें से हीरा निकाल के बेचा है तो आपको उसकी कॉस्ट पता है कि 2 लाख रुपए, आप उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहां पर हम एजम्पशन बना रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हीरा हमने बेचा है वो शुरू वाला होगा। इसमें हम फिजिकली जो यूनिट जा रहा है कि जरूरी है कि उसी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो रही हो, इसमें जरूरी है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इस पैक में से अगर आप हीरा निकाल के बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए ही है। तो फिजिकली 2 लाख रुपए वाला हीरा ही जा रहा है और उसी की कॉस्ट को आप कॉस्ट को इन्वेंट्री से निकाल के किस में डाल देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जबकि यहां पर आप इसमें से जब हीरा निकाल के बेचेंगे हो सकता है वो 2,20,000 वाला हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं यार 2 लाख रुपए की कॉस्ट हम इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें हम क्या किया, हमने एजम्पशन बनाई। तो क्या जरूरी है कि जो कॉस्ट आप ट्रांसफर करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो उसी यूनिट की हो जो बिका हो? नहीं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वाले सिस्टम के अंदर जब हमने एजम्पशन बनाई है, हो सकता है फिजिकली जो यूनिट गया हो वो 2,20,000 वाला हो, लेकिन जो कॉस्ट फ्लो हो रहा है वो हम 2 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फिजिकल फ्लो एंड कॉस्ट फ्लो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो डिपेंड करेगा। एक इसका जो एजम्पशन है वो क्या है? FIFO। दूसरी एजम्पशन है LIFO। LIFO क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम एजम्पशन क्या बनाएंगे कि जो हमने यूनिट बेचा है वो कौन सा वाला है? 2,50,000 वाला। और एक और एवरेज हमारे पास होता है, वो कहलाता है एवरेज मेथड। तो देखिए इसमें इन्हें क्या किया, इन्हें एजम्पशन क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि जो इनका बॉक्स है इसमें 3 किस्म की डेट्स के यूनिट्स हैं और जो इन्वेंट्री वो निकाल के बेचेंगे वो इन्वेंट्री कौन से वाली कॉस्ट रखती है ये उन्हें कंफर्म नहीं होगा क्योंकि मिक्स हो गए हीरे। अब जब वो इन्वेंट्री निकाल के बेचेंगे तो उन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करना है इन्वेंट्री की कॉस्ट को। ये हमने पहले बताया था आपको कि व्हेन यू सेल इन्वेंट्री इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे वो ट्रांसफर तो करेगा लेकिन उसे कंफर्म नहीं है कौन सी ट्रांसफर करे, तो यहाँ वो एजम्पशन बनाएगा। 3 एजम्पशन है, तीनों में से एक एजम्पशन वो ले लेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में उसकी एजम्पशन क्या है कि जो कौन सा भी यूनिट मैं बेच रहा हूँ, लेकिन वो एज्यूम कर रहा है कि वो कौन से वाले हैं? 2 लाख वाले। शुरू में 2 लाख वाले सारे बिक जाएंगे तो फिर कौन से वाले बिक रहे होंगे? 2,20,000 वाले। ये इसकी एजम्पशन है। और LIFO में उनकी एजम्पन क्या होगी कि जो बेच रहा हूं मैं वो कौन से वाले हैं? 2,50,000 वाले। और एवरेज में इसका एवरेज ले लेंगे और अभी करके दिखाऊंगा। अभी पढ़ने हैं हमें ये सारे मेथड अभी हमें पढ़ने हैं। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परपेचुअल के अंदर दोनों किस्म के केसेस आ सकते हैं। परपेचुअल में आपको कॉस्ट तो पता होती है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक बिल्कुल 100% आपको पता है कि कौन सा यूनिट आप सेल कर रहे हैं तो उसी यूनिट की कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स में डालते हैं। और ऐसे में वो मेथड क्या कहलाता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। You know 100% that the cost of units that are being transferred from inventory account to cost of goods sold is the same that is being transferred। जबकि इसके अंदर उसे पता नहीं चल रहा तो वो क्या करेगा? एजम्पशन बनाएगा। अब हम इन 4 मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज FIFO भी बोलते हैं इसको, थर्ड इज LIFO या LIFO और फोर्थ इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कहते हैं, पूरा इसका नाम मूविंग एवरेज है। अच्छा, क्या फर्क समझ में आया? एजम्पशन बनाने का क्यों हमें जरूरत पड़ी? एजम्पशन बनाने की हमें जरूरत इस वजह से पड़ी कि हमें कॉस्ट तो पता है इन्वेंट्री की, लेकिन जो इन्वेंट्री हम बेच रहे हैं हमें नहीं मालूम कि कौन सी वाली डेट ऑफ परचेज की थी, तो फिर हम किसकी कॉस्ट ट्रांसफर करें उसके लिए हमें एजम्पशन बनाना पड़ रही है। जबकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में हमें कोई एजम्पशन बनाने की जरूरत नहीं है।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। तो मैंने आपको जो हैंडआउट भेजा है वो आप निकालिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हैंडआउट। ये देखिए, ये हैंडआउट मैंने आपको सेंड किया। इसमें देखिएगा जरा, अब हम स्टडी करेंगे तो फिर आपको जो है चीज समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। ये तो हमें 100% मालूम है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भाई काम क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या काम करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है और एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है। मतलब आपका यही दो काम है इस पूरे टॉपिक में। हमारा मकसद ही यही है कि हमें डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही दो काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। और पहले हम ये कर रहे हैं किसमें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। अभी सारे क्वेश्चंस किसके आएंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। इट मींस इन तमाम क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी वक्त मालूम चलेगी जिस टाइम सेल हो रही है। अब ये क्वेश्चन है इसका, दिस इज द फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब पता है ना आपको? फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब है इन्वेंट्री कॉस्ट को इन्वेंट्री अकाउंट से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना। और हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इट मींस जो इन्वेंट्री सेल करोगे उसी की कॉस्ट को आप किस में ट्रांसफर करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। 100% आपको ये पता होगा कि ये इन्वेंट्री जो मैं बेच रहा हूं इसकी वैल्यू थी कितनी, बिल्कुल। अब इधर आइए, बंधन ज्वेलरी का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखिए आप, क्या बोल रहा है ये, बंधन ज्वेलरी। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया, सही है। सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी बेचते हैं आप, ज्वेलरी क्या हैवी कॉस्ट होती है? हाँ, हैवी कॉस्ट होती है। इसका मतलब है ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते होंगे। एंड बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड द परचेजेस ड्यूरिंग May 2009 आर द फॉलोइंग। बिगिनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, परचेज भी दी हुई है, नीचे सेल भी नजर आ रही है आपको। तीनों डाटा आपको नजर आ रहे हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या है, May 1 को 10 यूनिट्स पड़े हुए थे इनके पास, 10 ज्वेलरीज होंगी। और एक अभी मैंने यहाँ पे देखें वैल्यू बहुत कम रखी हुई है, 15 रुपए, आसान करने के लिए किया भाई। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू बढ़ा दूं, 15 लाख रुपए कर दूं तो भाई वो बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। तो अभी हमारा मकसद समझना है, बाद में बड़ी वैल्यूज वाला इसके बाद मैंने क्वेश्चन रखा है। 15 रुपए का एक यूनिट था, तो टोटल साल के शुरू में हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, 150। अच्छा, सिर्फ ये मई का डाटा है, महीने के शुरू में हमारा अकाउंटिंग पीरियड एक ही महीने का होगा। फिर इन्होंने देखे परचेजेस की हैं, May 5, May 15, डिफरेंट डेट्स में परचेज हुई हैं, कितने कितने यूनिट्स खरीदे ये भी हमें मालूम है, उनकी कॉस्ट क्या क्या थी ये भी मालूम है, टोटल भी मैंने करके दे दिया। अब यहां पर ये नीचे बता रहे हैं, आप लोग करवाएंगे मुझे ये सॉल्व। इफ यू डोंट गिव फुल कॉन्सेंट्रेशन आप घूम जाएंगे, इसमें डेट्स देखनी पड़ेंगी आपको, गौर से देखिएगा। अब ये नीचे सेल बता रहा है कि कब कब सेल हुई। देखिए पहली सेल कब हुई है, May 13 को। और इस सेल के बारे में क्या बता रहा है कि ये यूनिट हमने 40 रुपए का बेचा है, लेकिन ये कौन सा वाला यूनिट था, 10 यूनिट बेचे May 5 वाले। अब इसने देखे स्पेसिफिकली हमें बता दिया कि May 5 में जो 30 रुपए वाला यूनिट था उसमें, हाँ, वो हमने 40 रुपए में बेचा है। कितने यूनिट बेचे, 10। इसने 100% हमें बता दिया कि आपकी जो ऊपर इन्वेंट्री उसमें से कौन सा यूनिट आपने क्या किया है, सेल किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। मकसद क्या होगा, एंडिंग इन्वेंट्री निकालना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। इसके लिए देखिए एक कार्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कार्ड। ये इसकी स्केचिंग है। इसकी स्केचिंग में सबसे पहले तो आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, क्या नाम है, बंधन ज्वेलरी। अब इसमें रिश्ते को कहते हैं भाई, सही है, यानी कि आपकी सिस्टर की शादी हो रही है तो आपका उनसे रिश्ता है ना, तो आप उन्हें क्या देंगे, ज्वेलरी देंगे, तो उसने बंधन ज्वेलरी नाम रख दिया। इन्वेंट्री कार्ड बना रहे हैं आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की मदद से। और हम कौन सा मेथड अभी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अगर आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड समझ में आ जाता है तो आगे वाले मेथड भी आप आराम से कर लेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपको देखने हैं। देखिए 3 काम होंगे, बैलेंस लिखना शुरू का, सेल करना और परचेस करना। ये 3 काम है। कौन कौन से काम है, शुरू का बैलेंस लिखना है, सेल करना है और परचेस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप आइए क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री देखी जाएगी। बिगिनिंग इन्वेंट्री में इनके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 10। एक यूनिट कितना है, 15 का, सही है, May 1 को। तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री कार्ड जब शुरू करेंगे ना, यहाँ डेट लिखेंगे। क्या डेट है, 2009 May 1, ये डेट आप लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले बैलेंस में आएंगे। देखिए स्केचिंग के अंदर ये जो कॉलम है ना हमारा, ये परचेज का कॉलम है। इसमें 3 चीजें हैं, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। और ये सेल का है, जब सेल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, परचेज करेंगे तो इसमें लिखेंगे, और बैलेंस हमारा यहाँ बनेगा कि कितने बच गए। इट्स सो सिंपल। तो पहले से हमारे पास बैलेंस मौजूद है कि 10 यूनिट्स हमारे पास थे। एक यूनिट कितने का था, 15 का। तो ये टोटल यूनिट जो है हमारे पास कितने के हो गए, इसके लिए इन दोनों को
मल्टीप्लाई कर ले, वैसे वहां मैंने लिख के दिया हुआ है 150। तो ये आपने बैलेंस बना लिया, दिस इज द फर्स्ट बैलेंस। सबसे पहले जब इन्वेंट्री कार्ड बनेगा तो आप क्या करेंगे, ये कहां बनेगा, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और इन्वेंट्री कार्ड में आपने पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री लिख देनी है। और बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखने का यही तरीका है, डेट लिखिए और बैलेंस में इन्वेंट्री को कॉपी कर दीजिए। इसके बाद ये जो रो है ना, इसे आप छोड़ देंगे ताकि आपका काम साफ सुथरा लगे। और अगला काम क्या हो रहा है, इसके लिए क्वेश्चन में आइए। देखिए अगला है मैं 5 को क्या कर रहा है, ये परचेज, ये परचेज का डाटा है, परचेज और बिगिनिंग इन्वेंट्री का डाटा है। इसमें मैं 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, बाकी मैं 5 से लेके मैं 30 तक ये सब परचेजेज है। और ये शुरू में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए यूनिट, बिगिनिंग यूनिट्स और परचेज। सेल का डाटा ये है। अब देखिए सेल कब हुई है, मैं 13 को फर्स्ट सेल हुई है, जबकि मैं 5 को परचेज हुई है। तो पहले क्या हो रहा है, परचेज। तो मैं 5 की परचेज पहले रिकॉर्ड करेंगे। आप कितने यूनिट्स खरीदे हैं, 20, एक यूनिट कितने का, 30 का। तो आप आएंगे और यहाँ लिखेंगे मैं 5। अब आप यूनिट्स परचेज के अंदर आ गए, आप परचेज वाले कॉलम में हम लिख रहे हैं कितने यूनिट परचेज किए थे, 20 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का है, 30 का। अब हमारी परचेज कितनी आ गई, इन दोनों को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। आपके पास परचेज हुई है 600 रुपए की परचेज हुई है। अब आपको इस परचेज के सामने यहां पर बैलेंस बनाना है नया, क्योंकि अब आपका बैलेंस पुराना क्या था कि आपके पास 10 यूनिट पड़े हुए थे, 15 का एक था, 150 रुपए के यूनिट्स थे। अब आप नया बैलेंस बनाएंगे तो उसके लिए पहले पुरानी इन्वेंट्री कॉपी करेंगे कि 10 यूनिट हमारे पास पहले से थे, 15 का एक था, ये लिख लिया। फिर नई इन्वेंट्री जो आपने परचेज की है, ये परचेज किया आपने, इसे कॉपी करेंगे कैसे कि 20 यूनिट्स मजीद खरीद लिए, एक यूनिट कितने का है, 30 का। अब आप इन दोनों का सम यहां लिखेंगे। यानी कैसे सम मालूम करेंगे आप, जो पुरानी इन्वेंट्री थी उसमें प्लस कर लेंगे ये नई वाली जो परचेज इन्वेंट्री किया। इस तरीके से आपके पास ये नया बैलेंस आ गया। इस नए बैलेंस में क्या मौजूद है, इस नए बैलेंस में ये है कि 10 यूनिट 15 वाले पड़े हुए हमारे पास अभी आज के दिन मैं 5 को, और 20 यूनिट पड़े हुए 30 रुपीज वाले। टोटल यूनिट्स कितने होगा, 750 के। और अब यहां पर मैं ना इसकी डेट्स लिख रहा हूं समझने के लिए, समझाने के लिए, बल्कि आप यहां मैंने डेट लिखनी है कि ये जो 15 यूनिट हमारे 10 यूनिट हमारे पास रखे हुए ना पुराने, ये कब के थे, ये मैं 1 के थे, बल्कि 1 ही लिख देते हैं सिर्फ। और ये कब का था, मैं 5। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो सेल में ना डेट बता रहा है कि इस डेट वाले सेल करो। तो हमें बैलेंस में ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास 10 यूनिट हैं 15 रुपए वाले, ये मैं 1 वाले हैं, और ये 20 यूनिट 30 रुपए वाले मैं 5 वाले हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये हमने एक काम किया बिगिनिंग बैलेंस लिखने का। बिगिनिंग बैलेंस हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, डेट लिखें और बैलेंस में कॉपी कर दें। परचेज में यूनिट सम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बस। अभी जब मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा ना तो उसमें यहाँ ब्रैकेट लगी हुई होगी, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई होगी, तो इसका मतलब होगा कि टोटल करके हमने 750 लिखा है। सही है। ऐसे मैं आपको अभी दिखाऊं, जैसे यहाँ पर कहीं हुआ वो, यहाँ नहीं हुआ, ब्रैकेट में लगा के आपको दूंगा, तो उसमें आपको यहाँ ना वो लार्ज ब्रैकेट लगानी है। लार्ज ब्रैकेट इस बात को शो करेगी कि ये जो टोटल आ रहा है ना 750, इन दोनों का सम है। अब इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, मैं 15 को ये क्या कर रहा है, देखें आप, परचेज कर रहा है। गौर से देखेंगे तो बात क्लियर होगी, पूरा डाटा एनालाइज करना पड़ता है। और सेल कब कर रहा है, मैं 13 को, तो पहले क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो अब सेल रिकॉर्ड होगी, सेल रिकॉर्ड होगी। कितने यूनिट सेल किए इन्होंने, 10 यूनिट सेल किए। कौन से वाले, मैं 5 वाले। कितने में बेचे हैं, 40 में। 40 क्या है, नहीं कॉस्ट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या हो गया, नजर नहीं आ रहा, तो आप चेंज करें जगह। अच्छा बेटा, तो हमारे पास ये जो 40 लिखा हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस है। और ये कार्ड जो हम बना रहे हैं, ये कॉस्ट का कार्ड है। गौर से सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्ड के अंदर कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, कार्ड के अंदर कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, क्योंकि ये कॉस्ट का कार्ड है। इसमें कॉस्ट मालूम कर रहे हैं हम, कॉस्ट में, कार्ड में कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। और जो सेल के साथ आपको देगा ना रेट पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस है। 40 में एक यूनिट बेचा है, इसको इग्नोर कर देंगे फिलहाल। हम सिर्फ क्या देखेंगे, 10 यूनिट बेचे हैं, कौन से वाले, मैं 5 वाले, 13 मैं को बेचे। अब आ जाए सेल में। अब ये जो बैलेंस आपने किया था ना, इसके बाद आप एक रो छोड़ देंगे। हर बैलेंस के बाद आपको एक रो छोड़नी है, हर बैलेंस के बाद आपको एक रो छोड़नी है। बैलेंस के बाद रो छोड़ने के बाद यहाँ डेट लिखेंगे आप, क्या डेट है, मैं 13। अब सेल करना है, तो सेल वाला कॉलम कौन सा है, ये सेल वाला है ना हमारे पास। तो इस सेल के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कितने यूनिट सेल किए इन्होंने, 10। तो हम लिख देंगे 10 यूनिट्स। अब हमारे पास जो यूनिट्स पड़े हुए ना, वो सारे यही हैं बस, इसके अलावा हमारे थोड़ी कुछ है। हमारे पास 10 यूनिट पड़े हैं 15 वाले, 20 यूनिट पड़े हैं 30 वाले।
अब इसमें से हमने बेचे थे मैप 5 वाले, मैप 5 वाले बेचे ना, लिखा है ना, मैप 5 वाले यूनिट बेचे, इसने कहा है हमें। तो आप मुझे बताएं इन दोनों में से जो बैलेंस हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इस बैलेंस में मैप 5 वाले यूनिट कौन से हैं, 30 रुपए वाले या 15 रुपए वाले? तो यहाँ पे 30 रुपए हम लिखेंगे कि जो हमने 10 यूनिट बेचे हैं वो 30 रुपए वाले थे। तो जो हमने बेच दिए हैं वो कितने के थे, वो 300 रुपए के थे। यानी जो यूनिट आपने बेचे हैं वो 10 हैं, एक 30 रुपए का था और 300 रुपए उनकी टोटल कॉस्ट है। अब बेचे कितने में जाए जरा, 10 यूनिट आपने 40 रुपए में बेचे, तो इसका मतलब है 400 में बेचे। ये 400 आपकी सेलिंग प्राइस है, सेल्स है 400, जबकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 300, तो 100 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 की जगह पे मैं लिख देता 40 सेलिंग प्राइस, तो यहाँ तो सेल्स का अमाउंट आ जाता ना, हमें सेल्स का अमाउंट नहीं चाहिए, तो यू विल ऑलवेज इग्नोर सेलिंग प्राइस जो लिखी हुई है ना, इस पूरे को अभी इग्नोर कर देंगे सेलिंग प्राइस को, इसका बाद में काम आएगा। अब मुझे बताएं दोबारा नया बैलेंस बनेगा, और बैलेंस किसके सामने बनेगा, 300 रुपए के सामने। 300 रुपए के सामने आप लिखिए, मुझे बताएं क्या इसमें से कोई यूनिट बिका है, नहीं, तो आप इसे ऐसे लिख देंगे 10 यूनिट 15 वाले ऐसे रखे हुए। इसमें से कोई यूनिट बिका है, कितने बिके, कितने यूनिट थे ये पार्टिसिपेट करने क्लास में, 10 यूनिट्स थे, 10 बच गए भाई, 20 थे ना, 20 में 10 चले गए, 10 यूनिट्स बच गए, एक यूनिट कितने का है, 30 का। अब हमारे पास कितनी कॉस्ट वाले यूनिट बच गए, हम बोलेंगे 750 की टोटल यूनिट से और 300 के यूनिट्स बिक गए, तो अब बचे कितने, 450। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें, यही आएगा 450। 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150, और 10 मल्टीप्लाई बाय 30 300, 300 और 150 450। यानी आज की सिचुएशन क्या है, आज क्या है, मैथ 13 में ये हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी आज अगर हमसे कोई कहे कि प्रॉफिट बताओ हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, हमारे पास सेल्स भी है 400, प्रॉफिट बता देंगे। यही फीचर है किसका, परपेचुअल सिस्टम का। इन्वेंट्री पता है हमें, ये हमारी टोटल इन्वेंट्री अभी की। आज हमारे स्टोर रूम में 10 यूनिट 15 वाले और 10 यूनिट 30 वाले पड़े हुए हैं। ये जो 15 वाले हैं ये 1 वाले हैं, और जो ये 30 वाले हैं ये 5 वाले हैं। अभी हमें अपने बैलेंस इन्वेंट्री के बारे में सब कुछ पता है, ये मैंने इन्वेंट्री कार्ड के बाहर लिखा है अपने समझने के लिए, सही। अब इसके बाद क्या हो रहा है, वो करने के लिए पहले आप बैलेंस के नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे, हर बैलेंस के बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी, ये आपको घर जाके खुद करना है पहले, हाँ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब एक रो छोड़ देंगे, कितने काम हो रहे हैं इसमें, 3 काम। आप बताएं बेटा कौन कौन से 3 काम हो रहे हैं, बताइए कौन कौन से 3 काम हो रहे हैं। एक बैलेंस लिखना पहला काम, वो एक ही दफा होगा, दूसरा काम परचेज, और तीसरा काम सेल। जब भी परचेज होगा बैलेंस बनेगा, जब भी सेल होगा बैलेंस बनेगा, सही। अब हमारे पास ये रो छोड़ने के बाद अब क्या हो रहा है देखें, अब आ रहा है मैथ 15 और यहाँ आ रहा है मैथ 14। तो पहले क्या आ रहा है, मैथ 14। ये जब मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, स्टूडेंट ने मुझसे शिकायत की थी, बोले सर ऊपर भी देखना पड़ रहा है नीचे भी देखना पड़ रहा है। तो फिर मैंने एक और क्वेश्चन उनको बना के दे दिया था, ये वाला, इसमें ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ा आपको, लाइन से मैंने सारा सेल परचेज बीच बीच में डाल दिया कि पहले बिगनिंग थी, फिर परचेज हुई, फिर सेल हुई, फिर सेल हुई, फिर परचेज हुई, फिर सेल हुई। तो यहाँ पर ऊपर नीचे देखना नहीं पड़ेगा, ये आपका काम है। आइए इसमें आ जाए डायरेक्ट। अब मुझे बताएं पहले मैथ 15 आ रही है या मैथ 14 आ रही है, तो पहले क्या हो रही है, सेल या परचेज, सेल। अब दोबारा सेल करेंगे, और सेल कितने में हो रहा है, 20 रुपए में। सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देना है आप, सही। कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 5। कहां से सेल कर रहे हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री में से। तो हम आएंगे और हम इधर लिखेंगे क्या डेट थी सेल की, 14। अब सेल कर रहे हैं तो आप सेल वाले कॉलम में लिखेंगे ना, ये वाला कॉलम यूज होगा। यहां आप लिखेंगे कितने यूनिट आपने बेचे, कितने बेचे, यहाँ लिखा हुआ है 5 यूनिट्स बेचे हैं तो 5 लिख देंगे। जब आप यूनिट लिख देंगे ना, उसके बाद आप कॉस्ट तलाश करेंगे कि जो 5 यूनिट्स हैं ये मैंने बेचे हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, और बिगिनिंग इन्वेंट्री वाला एक यूनिट कितने का था, ये देखिए नजर आ रहा है 15 का। तो यहाँ से 15 ट्रांसफर करेंगे। बेटा ये जो कॉलम है ना, ये यूनिट्स का है, ये कॉलम कॉस्ट का है। जब आपको यहाँ पे अमाउंट चाहिए ना, तो आप कॉस्ट वाले कॉलम में से उठाएंगे 15। इसका मतलब है जो यूनिट हमने बेच दिए हैं वो कितने के थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 रुपए के यूनिट्स थे वो, हमें 75 रुपए के पड़े थे। सेल कितने के किए हमने, देखें आप, 5 यूनिट 20 रुपए में बेचे, सेल कितनी हुई, अरे भाई 5 यूनिट 20 रुपीज में बेचे हैं तो सेल कितनी हुई, 100 हुई ना। 5 यूनिट, हर यूनिट एक 20-20 रुपए का बेचा है आपने, 5 यूनिट्स बेचे तो 100 रुपीज की सेल हो गई। जबकि उस यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, 75, मतलब हमें ये 75 रुपए का पड़ा था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का। अब हमने सेल कर दी, अब हमें क्या करना पड़ेगा,
बैलेंस। जी बैलेंस बनाएं कैसे होगा, हमारे पास पहले पुराना ये बैलेंस था, इनमें से किस में से यूनिट्स बिके हैं, 1 वाले में से, तो 1 में कितने यूनिट्स है 10 में से 5 बिक गए, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 5 यूनिट कितने वाले 15 वाले, सही है। इसके अलावा ये जो यूनिट्स हैं अभी हमने इसको सेल नहीं किया, तो ऐसी कॉपी कर लेंगे 10 यूनिट्स 30 वाले। अब इसका बैलेंस बनाएंगे, कैसे बैलेंस बनाएंगे, आप बोलेंगे पहले हमारे पास 450 रुपए के यूनिट्स पड़े हुए थे और अब इसमें से 75 रुपए के यूनिट सेल हो चुके हैं, तो माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास आ गया 375। ये आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये टोटल इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री में तो बिक गया उसको निकाल दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया और ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75 और 10 मल्टीप्लाई बाय 30 375 आ गया ये। अब आप फिर क्या करेंगे, फिर एक रो छोड़ेंगे, ये रो आप छोड़ देंगे, अब इसके नीचे वाली रो में आप रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे बताएं परचेज का बोला है मैं 15, जोर से बोलें, ये पहली रिकॉर्डिंग बैलेंस की रिकॉर्डिंग है, ये आपको पहले से इसने बताया है कि मेरे पास मैं 1 को 10 यूनिट पहले से पड़े हुए थे 15 वाले, तो इसको आप क्या करेंगे कॉपी करेंगे बैलेंस में, क्योंकि ये इस दफा का परचेज नहीं है ना सेल है, सही है, तो आप इसको डेट लिख के बैलेंस में लिख देंगे, पुरानी इन्वेंट्री जो भी होगी वो यहाँ कॉपी हो जाएगी जस्ट, फिर जो परचेज होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और जो सेल होगा वो इसमें से लेस होता रहेगा। देखें परचेज और बिगनिंग यूनिट्स दोनों हैं, सही है, और मैं 1 की अगर इस तरीके से लिखे तो फर्स्ट डेट की जो इन्वेंट्री होगी ना वो बिगनिंग इन्वेंट्री होगी, कर सकते हैं, फिर वो पहले बिगनिंग इन्वेंट्री लिख के फिर परचेज करके ऐड कर लेंगे उसको। यानी अगर यही जो 5 की परचेज है 1 की परचेज होती तो ऐसी प्रोसेस ऐसी होता बट डेट चेंज हो जाती, सही है बेटा। फर्स्ट डेट की जो इन्वेंट्री होगी ना अगर नहीं बताया उन्होंने, सही है, तो वो बिगनिंग इन्वेंट्री होती है नॉर्मली, सही है, क्योंकि उसने बोला है कि बिगनिंग इन्वेंट्री भी है परचेजेस भी है, तो हमारी असम्पशन यहाँ क्या होगी, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो डाटा नीचे आ रहा है ये लिखा है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री, इट्स बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड द परचेजेस, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री इसका मतलब इसमें है और बिगिनिंग इन्वेंट्री मैं 1 में ही होगी ना, तो हमारी असम्पशन यही होनी चाहिए कि मैं 1 वाली इन्वेंट्री कौन सी है, बिगिनिंग इन्वेंट्री है, और जो 5 और उसके आगे वाली है वो सारी क्या है परचेजेस है। अब मैं 1 के बाद एक और मैं 1 इधर लिखा हुआ होता तो फिर हम बोलते हैं मैं 1 की तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई थी, अब दूसरा मैं 1 जो है वो हमने परचेज किया होगा। अब मुझे बात बताएं कहां पर थे हम, 15 हमने 14 तक कर लिया ना, 15 में देखें यहाँ परचेज हो रहा है और यहाँ 18 में सेल हो रहा है, तो पहले क्या हो रहा है परचेज, तो आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे, 40 यूनिट परचेज किए, कौन सा कॉलम आपको इग्नोर करनी, कौन सी चीज इग्नोर करनी होती है कार्ड में, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इग्नोर्ड, कभी भी सेलिंग प्राइस लेके नहीं जाना वरना सारा काम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट चाहिए, सेलिंग प्राइस थोड़ी चाहिए। मैं 15 को 40 यूनिट्स हमने परचेज किए, 31 का एक है, तो आप यहाँ पर एक रो छोड़कर आएंगे और यहाँ डेट लिखेंगे क्या 15, एक रो छोड़कर मैं 15 लिख दिया, आपने कितने यूनिट परचेज हुए 15 को 40, सही है, और एक यूनिट कितने का है 31 का, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके भाई हमारे कितने यूनिट हमने जो यूनिट हमने खरीदे हैं वो टोटल कितने के पड़ गए 1240। अच्छा ये कौन से मेथड से, हमारा मकसद क्या है, हम इन्वेंट्री में से कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल रहे हैं, कौन से मेथड से डाल रहे हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, क्यों, क्योंकि उसने बताया है कि इस डेट वाला यूनिट सेल हुआ है, उसी को निकाल के हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लेस कर रहे हैं। अब जब भी परचेज होता है उसके बाद बिल्कुल उसके सामने बैलेंस कॉपी करना है। अब अगर नोट करें ना तो ये जो बैलेंस मैंने लिखा है इसकी फर्स्ट रो तो ये रही जो इसके साथ आ गई, सही है, एक साथ है ना सारा, सेल के साथ आ गई, दूसरी रो नीचे आएगी। अब स्टूडेंट गलती करता है, वो ये बैलेंस है ना वो यहाँ से बनाने शुरू कर देता है, यहाँ से नहीं बनेगा वो। अब मैं बैलेंस जो बनाऊंगा ना यहाँ 1240 के सामने लिखूंगा, क्या इनमें से कोई यूनिट अभी बिका है, नहीं, ये तो ऐसी कॉपी हो जाएंगे, यानी आप बोलेंगे ये इन्वेंट्री तो हमारे पास पहले से रखी हुई थी अभी भी पड़ी हुई है, मजीद हमने 40 यूनिट खरीदे हैं और एक यूनिट कितने का है 31 का। अब इसका टोटल यहाँ लिखना है आपने सबको मिला के, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो बैलेंस पुराना था इसमें आप ऐड कर लेंगे ये इन्वेंट्री, आपके पास टोटल आ गया 1615, यानी आज के दिन कब मैं 15 को हमारे पास 3 किस्म की इन्वेंट्री मौजूद है, 5 यूनिट 15 वाले, 10 यूनिट 30 वाले और 40 यूनिट 31 वाले, और इसके अलावा ये डेट भी लिख देते हैं, ये 1 वाली थी, ये 5 वाली थी, और यहाँ पर
ये 1 वाली है, ये 5 वाली है और ये 15 वाली है। यानी हमारे पास 3 किस्म की इन्वेंट्री अभी रखी हुई है स्टोर रूम में। 5 यूनिट 15 रुपए वाले ये मैं 1 वाले हैं, और 10 यूनिट 30 वाले ये मैं 5 वाले हैं, और 40 यूनिट 31 वाले ये मैं 15 वाले। अब वही चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, वो बार बार वही चीज़ हो रही है। अब ये हमने बैलेंस कर दिया, इसके बाद ये हमारा जो ये रो हम छोड़ देंगे और इसके अगली रो में हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी हो रहा है। अब देखें क्या हो रहा है। अब परचेज की रेट क्या है, मैं 20, जबकि सेल की रेट क्या है 18। तो पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल। अब सेल में क्या बता रहा है, देखिए सेल में जो सेलिंग प्राइस दी है इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। सेलिंग प्राइस लेके नहीं जाना कार्ड में। अब मुझे बताएं कितने यूनिट सेल कर रहा है वो, 10 यूनिट सेल कर रहा है मैं 5 वाले, 15 यूनिट सेल कर रहा है मैं 15 वाले। और से जरा देख के काम करना है। 10 यूनिट मैं 5 वाले, 18 डेट है। पहले हम लिखेंगे 10 यूनिट सेल करनी है, ये हमने लिख दिए। कौन से वाले सेल किए 10 यूनिट बताया है इसने, मैं 5 के मैं 5 वाले 10 यूनिट हमारे पास हैं। हाँ हैं भाई, ये मैं 5 वाले यूनिट है ना, 10 यूनिट हमारे पास रखे हुए, तो हमने ये भेज देना। इसकी कॉस्ट क्या है 30, तो ये 30 ट्रांसफर करेंगे आप, अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। ये काम हो गया। मजीद हमने कितने यूनिट बेचे, 15, मैं 15 वाले। अब बताएं कि मैं 15 वाले में हमारे पास 40 यूनिट्स पड़े हैं, 40 में से हम 15 बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने वाले 31 वाले। अब इधर जो हम लिखेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल लिखेंगे। मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे, कर ले मल्टीप्लाई करके सम बता देंगे यार। भाई 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, और 15 को 31 से मल्टीप्लाई करें जी, ऐसे प्लस कर देंगे क्या 300। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 765। सही है, ये चेक करें बेटा, सही है, ओके। इसके बाद अब आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा मुझे ये बताएं, क्या मैं 1 वाला कोई यूनिट सेल हुआ है, इसमें सवाल में जाके देख ले। मैं 1 वाला कोई यूनिट सेल नहीं हुआ, तो मैं 1 वाला यहां पर देखें 765 के पास कॉपी कर रहा हूं मैं। 5 यूनिट्स हमारे पास 15 वाले पड़े हुए, इनमें कुछ भी सेल नहीं हुआ। अच्छा, इनमें से कुछ सेल हुआ है, ये मैं 5 वाले कितने सेल हुए, गौर से देखें बेटा, इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन देकर काम करें। मैं 5 वाले कितने यूनिट सेल हुए, 10, तो कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा, तो नहीं लिखेंगे इसको। और ये जो 40 यूनिट्स थे, इसमें से कितने सेल किए हमने, कितने बच गए, 25 यूनिट्स बच गए। कितने वाले हैं ये, हाँ। अब आप यहाँ लिखेंगे कि ये यूनिट कौन सा है जो बच गया, मैं 1 वाला, और ये कौन सा बच गया 15 वाला। ये आपके काम आएगी चीज। अब इधर आप बैलेंस बनाएं। बैलेंस कैसे बनेगा, पहले इतने की इन्वेंट्री थी और ये इन्वेंट्री सेल हो गई, तो अब इन्वेंट्री कितने की बच गई 850। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या 850 आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई पे 15 करें और 25 मल्टीप्लाई पे 31 करें, ऐड करें भाई, क्या थोड़ी मेहनत करें, हाथ पांव हिलाएं, ऐसे नहीं होगा काम। मल्टीप्लाई करें, वरना अगर बोर्ड पे कर रहा हो तो तुम लोगों से मल्टीप्लाई करवा रहा हो तो मैं। अब देखें आज तक का क्या काम हुआ कि अभी तक हमने 3 मरतबा इन्वेंट्री सेल की है। ये पहले की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 300, दूसरे की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75, तीसरे की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 765, और अभी जो हमारे पास इन्वेंट्री स्टोर रूम में है वो ये इन्वेंट्री कौन कौन सी, 5 यूनिट 15 रुपए वाले मैं 1 वाले पड़े हुए, और 25 यूनिट 31 वाले मैं 15 वाले अभी स्टोर रूम में हमारे पास मौजूद है। अब जो भी सेल होगा वो इसी में से होगा, या तो हम बेचेंगे मैं 1 वाले यूनिट, या हम बेचेंगे मैं 15 वाले यूनिट, क्योंकि यही हमारे पास है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आइए अब क्या हो रहा है, इसके बाद हमारे पास नया 18 हो गया। अब सेल में तो 26 आ रहे हैं, तो आप आ जाओ ऊपर। मैं 20 में परचेज हो रहे हैं, कितने यूनिट 25 यूनिट 35 रुपए वाले। तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक रो छोड़ देंगे आप, इसके नीचे वाली ये रो छोड़नी है लाजमी। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और क्या डेट है, मैं 20 लिखकर आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे। परचेज का कॉलम है ये तीनों जी। कितने यूनिट परचेज किए हमने 25 यूनिट परचेज किए 35 रुपए वाले। तो आप लिखेंगे 25 यूनिट 35 रुपए वाले, मल्टीप्लाई कर लें इसको। तो ये जो हमने खरीदे हैं ये हमें कितने के पड़ गए 875। अब इसके बाद आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा, ये यूनिट्स तो आपके पास ऐसे ही रखे हुए ना, ये सेल थोड़ी हुए हैं, इनको कॉपी करेंगे और फिर आप लिखेंगे मजीद कितने आ गए 25 यूनिट कितने वाले 35 वाले। अब इसका बैलेंस बनाना है। आप बैलेंस के लिए क्या करेंगे, पहले से इन्वेंट्री 850 की थी, ऐसी करना भाई, मजीद खरीदी 875 की, टोटल हो गई 1725। इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे आप, बाद में अगर चेक करना है चेक कर लें आप।
अब आप यहाँ पे डेट भी लिख देंगे अपनी आसानी के लिए, ये 1 वाली है, ये 5 वाली है, और ये नहीं, ये 15 वाली है, और ये 20 वाली है। इसके बाद भी देखें क्या हो रहा है, ये तो बैलेंस आ गया ना। आज के दिन हमारे पास 5 यूनिट 15 रुपए वाले मैं 1 वाले पड़े हुए स्टोर रूम में, 25 यूनिट 31 वाले मैं 15 वाले पड़े हुए, और 25 यूनिट 35 वाले मैं 20 वाले पड़े हुए। हम सेल करेंगे तो अब इसी में से सेल कर सकते हैं। आइए अब क्या हो रहा है, मैं 25 को परचेज हो रहा है, सेल नहीं हो रहा अभी, सेल 26 को हो रहा है। कितने यूनिट परचेज हुए, 10 यूनिट, कितने वाले 37। महंगाई होती चली जा रही है, ये रो छोड़ देंगे आप। और इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, क्या डेट है 25, कितने यूनिट्स परचेज हो रहे हैं, परचेज में लिखेंगे ना आप इसको, 10 यूनिट 37 वाले, 10 यूनिट 37 वाले, तो कितने क्या हो गए, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें आप। ये हमारी परचेज की कॉस्ट आ गई। अब दोबारा इसके सामने अब यहाँ बैलेंस बनाएंगे, क्या बैलेंस बनाएंगे, ये तो यूनिट ऐसे ही रखे हुए हमारे पास, ये ऐसे ही रखे हुए, मजीद हमारे पास 10 यूनिट आ गए और एक यूनिट है 37 रुपीज का। अब इसका बैलेंस बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे भाई, परचेज जब होता है ना ऐड होके बैलेंस बनता है, सेल होता है तो लेस होके बैलेंस बनेगा। बैलेंस कैसे बनेगा, पहले ये इन्वेंट्री थी, इसमें ऐड हो जाएगी ये इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री आ गई 2095। अब इसमें आप डेट्स लिखेंगे, डेट्स हम क्यों लिख रहे हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है ना, डेट नहीं लिखो तो फिर घूम जाओगे। ये 1 वाला है, ये 15 वाला है, ये 20 वाला है, और ये कौन से आ गए 25 वाले। ओके, पेपर में आप पेंसिल से डेट लिख लेंगे, बाद में मिटा दीजिएगा अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आया तो। इसके बाद मुझे बताएं क्या हो रहा है, फिर हमारे पास मैं 28 को परचेज हो रहा है और मैं 26 को सेल हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो पहले सेल करते हैं। अब सेल में देखिए गौर से पढ़िए, 10 यूनिट बिक रहे हैं मैं 20 वाले, स्लो स्लो काम करना होता है, सारा पढ़ गए तो बैठ जाओगे क्या करूं, पहले सिर्फ हमने 10 यूनिट बेचे मैं 20 वाले, आ जाओ इधर और एक रो छोड़ दो, और यहां पर आप लिखो क्या क्या डेट है सेल की 26। अच्छा, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं 10। अब यहां सेल में आएंगे आप 10 यूनिट सेल करेंगे, कौन से वाले हैं भाई, मैं 20 वाले। अब आप जाए मैं 20 वाले कितने का एक यूनिट है, ये कॉस्ट है, कितने वाला यूनिट है मैं 20 का, तो हम यहाँ 35 ट्रांसफर कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी एक और सेल हो रही है इसी में। 5 यूनिट बेच रहे हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, तो आप यहाँ आए और नीचे लिखे 5। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले कितने हैं 15 रुपए वाले है ना, कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, तो 15 इधर आ जाएगा। अब आप इसका जो है वो टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर लें जी, सम कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। भाई आप लोग करें ना खुद जी, आप लोग करें, मैं करूं, आप लोग करें, मैं भी कर रहा हूं, मुझे टोटल बताइए। 4 to 5 आ रहा है, ये शुरू में चला गया, छोड़ दो इसको। 425 बोल रहे हैं आप, 425 हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बैलेंस बनाओ जरा, कौन कौन से यूनिट निकल गए बताइए। फर्स्ट वाले तो पूरे चले गए, इनको नहीं लिखेंगे, और ये मैं 15 वाला कोई बिका तो ये ऐसी कॉपी हो जाएगा। 25 यूनिट 31 वाले ऐसी पड़े हुए, और मैं 20 वाले बिके, यस मैं 20 वाले 25 थे और इसमें से 10 निकल गए, कितने बच गए 15 यूनिट बच गए। थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन देनी पड़ती है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में देनी पड़ती है। फाइबो लाइफो में आसान है, फाइबो लाइफो में जो है ना वो डायरेक्ट यूनिट उठेंगे, देखिएगा ये थोड़ा इसमें देखना पड़ता है। इसके बाद मजीद यूनिट बेचे हमने नहीं, तो ये 10 वाले तो ऐसी कॉपी हो जाएंगे ना, 10 37 वाले, तो सही लिखे मैंने, सही। अब आप इसमें बैलेंस बनाएंगे कैसे, आप बोलेंगे ये इन्वेंट्री थी टोटल इतने रुपए की, इतने रुपए की इन्वेंट्री थी, और इसमें से ये इन्वेंट्री बिक गई, क्या हो गया इसको, ये इन्वेंट्री थी और इसमें से ये इन्वेंट्री हमने सेल करी, तो इन्वेंट्री कितनी बच गई 1670। अब इसको आप पहले डेट्स लिखें, ये कौन से वाले 31 वाले, भाई कॉस्ट से पहचान लेना आप, कॉस्ट से पहचान के लिख दें। ये कौन से वाले हैं 31 वाले 15 वाले, और 35 वाले कौन से हैं 20 वाले, और ये जो हमारे पास 37 वाले हैं ये 25 वाले हैं। अब आप देखें 1670 क्या सही है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया आप,
करके देखना है आपको पेपर, मतलब अपने पास सोल्यूशन करते वक्त, वरना एंड में जो है ना खराबी हो जाएगी। अब ये रो छोड़ देंगे आप। अब मुझे बताएं 26 के बाद हमने क्या किया, 31 को सेल हो रही है, उससे पहले 28 को परचेज, 12 यूनिट खरीदे हैं 37 वाले, तो हम खरीद लेते हैं। हम परचेज के कॉलम में आ जाएंगे, कौन सी डेट है 28 को कितने यूनिट खरीदे हैं, 12 वाले, 12 यूनिट खरीदे हैं, कितने वाले ये लिखा हुआ है 37 रुपये वाले, कितने के हो जाएंगे बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे, कितने हो गई 444। अब यहाँ बैलेंस बनेगा दोबारा 444 के सामने, ये यूनिट ऐसे रखे हुए, इनको आप कॉपी कर दें, और 12 यूनिट और आ गए हमारे पास, कितने वाले 37 वाले। देखिए मैं इसको इसमें मिला सकता हूं ना, तो ये भी 37 वाला है, ये भी 37 वाला है, इसको मैं मिला के 22 करके लिख दूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि डेट वाइज सेल हो रही है, डेट को देखकर बता रहा है ना वो, तो हम ये नहीं करेंगे। हम यहाँ डेट्स को पहले तो बैलेंस बनाओ, क्या बैलेंस बनेगा, ये इन्वेंट्री पहले थी और ये इन्वेंट्री हमने और खरीद ली, तो टोटल इन्वेंट्री कितने की हो गई 2144। अब इधर बताएं डेट्स क्या हैं, 15, 20, 25 और ये कौन सा वाला है, ये 28 वाली। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास बैलेंस बन गया। ये बैलेंस क्या बता रहे हैं कि आज के दिन हमारे पास 25 यूनिट पड़े हुए 31 वाले जो कि 15 डेट के हैं, 15 यूनिट 35 वाले, 10 यूनिट 37 वाले, 12 यूनिट भी 37 वाले हैं, ये हमारे पास रखे हुए। हम सेल करेंगे तो इसी में सेल करेंगे, लेकिन हम सेल नहीं कर रहे अभी, 30 को मजीद परचेज करने, 10 यूनिट 40 वाले। आइए फिर परचेज करेंगे तो ये वाली रो छोड़ देंगे और अगली रो में लिखेंगे 30, कितने यूनिट खरीद रहे हैं बेटा 10 यूनिट 40 वाले, तो हम खरीद लेते हैं 10 यूनिट्स 40 वाले। बैलेंस कैसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 400 यूनिट्स। अब हमारे पास 400 रुपए के यूनिट्स हैं, बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस बनाने का तरीका वही है, ये सारे ऐसी कॉपी हो जाएंगे और मजीद 10 यूनिट आ गए 40 वाले। अब इसका टोटल कैसे निकलेगा, पहले से इन्वेंट्री ये रही, इसमें आप ऐड कर देंगे जो आपने मजीद इन्वेंट्री परचेज की 400 वाली, तो टोटल इन्वेंट्री हो गई 2514। अब इधर आप डेट्स लिख लें, ये तो हमारे पास मजीद हमारे पास जो इन्वेंट्री आई वो आ गई हमारे पास 30 वाली। अब टोटल हमारे पास ये इन्वेंट्री है। अच्छा ये जो हमारे पास इन्वेंट्री नजर आ रही है ये कितने डेट्स की है, 5 डेट्स की है ना, इन्हें कॉस्ट लेयर्स कहते हैं। कितनी लेयर्स हैं इसमें, 5 कॉस्ट लेयर्स हैं। इससे ऊपर वाले में कितनी कॉस्ट लेयर्स हैं, 4, इसमें कितनी कॉस्ट लेयर्स हैं, 3। अब हम इन्वेंट्री से, अब देखें ये बैलेंस है, इसी में से इन्वेंट्री निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रही है ना। ओके अब मुझे बताएं क्या हो रहा है, मैं 30 के बाद 31 में सेल हो रहा है, 5 यूनिट बेच रहे हैं मैं 30 वाले, सुकून से काम करेंगे। सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देना, आगे लिखी हुई हो वो सेलिंग प्राइस ऐसे आपके सामने पेश करेगा कि आप उसे ले लें अपने न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में। वो ऐसा करता है तो आपको उसे इग्नोर करना है। सेलिंग प्राइस नजर आए गोली मार दें आप उसको, वरना आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है बम फट जाएगा। 5 यस अलाउ, ऐसे किस्म का वेपन अलाउ। 5 यूनिट्स हमने मैं 30 वाले बेचे हैं, तो आप आ जाएं, एक रो छोड़ के यहाँ 31 लिखेंगे और सेल में आ जाएंगे। देखिए ये परचेज के कॉलम में से निकल के मैं सेल के कॉलम में आ गया हूँ। कितने यूनिट सेल किए, 5, कौन से वाले, मैं 30, तो पहले 5 यूनिट की क्वांटिटी लिख ली। अब कॉस्ट के लिए हम यहाँ आएंगे और ये देखेंगे मैं 30 वाले कितने का है, 40, 40 बोला आपने, ओके ये आ गया। अभी टोटल नहीं करना है, इसके बाद दोबारा आए, 3 यूनिट बेच रहे हैं मैं 28 वाले, तो आप जाए आप देखें मैं 28 में यहाँ पहले 3 लिखे, मैं 28 वाला 1 यूनिट कितने गए, तो आप यहाँ 37 लिख लें। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेनी है। कैसे निकालनी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी जी बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कितना हो गया ये 311। अब आपको बैलेंस बनाना है जी, बैलेंस बनवाएं। बैलेंस बनवाएं, कैसे बैलेंस बनेगा, कौन कौन से यूनिट बिक गए दोबारा देख लें। ये बोल रहा है 30 और 28 वाले बिके, तो इसका मतलब है ये 15, 20, 25 वाला तो कोई यूनिट सेल नहीं हुआ ना, 30 और 28 वाला सेल हुआ है, तो ये तो ऐसे आ जाएंगे हमारे पास, इनमें कोई मसला नहीं है। अच्छा फिर इसने बोला है कि हमने बेचे हैं 30 वाले, तो और 28 वाले कितने बेचे, 3, 28 वाले 3 बेचे, तो 28 वाले हमारे पास 12 थे, 12 में 3 चले गए, 9 बच गए। 9 कितने वाले बचे हैं, 37 वाले।
बाकी जो 5 बेचे हमने कहां से बेचे हैं? ये एंड वाले में से। तो ये टोटल कितने थे? 10। 10 में से 5 चले गए तो कितने बच गए? 5 बच गए। कितने वाले? 40 वाले। अब इसका बैलेंस कैसे निकलेगा? टोटल ये इन्वेंट्री थी और ये टोटल ये इन्वेंट्री थी हमारे पास, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे किसको? इस इन्वेंट्री को। तो कितनी इन्वेंट्री रह गई? 2203। यानी आज के दिन महीने के एंड में हमारे पास 2203 रुपए की इन्वेंट्री है, जिसमें से ये कॉस्ट है इनकी और डेट्स भी इनकी हम लोग यहां से कॉपी करके लिख देते हैं। डेट्स की अभी हमें जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि अब मजीद आगे इसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके, अब मुझे बताएं क्या होगा इन्वेंट्री कार्ड में? कितने काम हो रहे हैं? बिगिनिंग बैलेंस लिखो, उसके बाद परचेज करो, बैलेंस बनाओ, परचेज करो, बैलेंस बनाओ, सेल करो, बैलेंस बनाओ। सेल को बैलेंस बनाने के लिए माइनस होगा, परचेज का बैलेंस बनाओगे तो ऐड होगा। अभी ऐसा एक और सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात सुने। जब इन्वेंट्री कार्ड तैयार हो जाएगा, क्या आपको साथ साथ ये मालूम चल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है और इन्वेंट्री क्या है? हर डेट पर आपको मालूम चल रहा है। जब आपने 5 तारीख को परचेज किया, उसी टाइम आपको मालूम चल गया आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। जब आपने सेल किया 13 को, उसी वक्त आपको आपकी इन्वेंट्री मालूम चल गई, आपको आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम चल गई। हर वक्त आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री, और इसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में काम ही क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अब हम टोटल करेंगे। टोटल गौर से सुनिएगा। टोटल ना आपके पास एक ये कॉलम होता है यूनिट्स का, इससे मालूम चलेगा आपको कि टोटल यूनिट्स कितने परचेज हुए। ये कॉलम टोटल होगा, इससे मालूम चलेगा जो यूनिट परचेज हुए वो टोटल कितने के थे। ये कॉलम टोटल होगा, इससे मालूम चलेगा जो यूनिट सेल किए उनकी क्वांटिटी क्या थी। और ये इसको टोटल करेंगे तो मालूम चलेगा कि यूनिट सेल किए उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी। डेट वाइज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मालूम है, लेकिन टोटल भी निकालनी है। और ये जो कॉलम है ना बैलेंस वाला, इसको आप पूरा टोटल नहीं करेंगे, इसमें टोटल आप सिर्फ एंडिंग बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस का मतलब क्या होता है? कितनी बच गई, और जो बच गई वो ये है। गौर से सुना आपने क्या बोला मैंने आपसे? कि आपके पास जो कॉलम्स हैं, पहली चीज तो ये है कि इसमें यूनिट कॉस्ट वाला कॉलम ना यहाँ टोटल होगा, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। टोटल आपको करना है यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट, यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट। और बैलेंस के अंदर आप पूरा टोटल नहीं करेंगे, ओके? बैलेंस तो अगर सारा टोटल करेंगे उससे कोई मीनिंग नहीं है। बैलेंस में सिर्फ क्या लिखेंगे आप? एंडिंग इन्वेंट्री जो एंड में बची हुई है। चलिए इसको टोटल करते हैं। आप सबसे पहले हम टोटल करेंगे बिगिनिंग यूनिट्स को, सॉरी परचेज को। जी कितने यूनिट परचेज हुए, इसके लिए आप सम कर लें इन सबको। जी 5 को हमने परचेज किया था ना, हाँ ये हमारा आ गया सम किसका? परचेज का। यानी 117 यूनिट परचेज हुए हैं टोटल। अब इनकी कॉस्ट क्या है? इसके लिए आप कॉस्ट को सम करेंगे। देखिए ये रही कॉस्ट 3000, आप लोग खुद टोटल करिएगा, 3929। क्यों तंग करो इसको? नहीं करो बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। फिर इसके बाद ये 63 क्या है? कितने यूनिट सेल हुए हैं पूरा बोले ना। और ये क्या है बेटा? 1876 क्या है? जो हमने 63 यूनिट सेल किए हैं ना, वो हमें 1876 के पड़े हैं। अब एंडिंग में क्या करेंगे आप? सिर्फ एंड वाले यूनिट्स को सम करेंगे बस। इसमें आप सारे यूनिट को सम नहीं करेंगे, क्योंकि जो बचा है वही सम करना पड़ेगा ना। 64 यूनिट्स पड़े हुए और उनकी कॉस्ट कितनी है? 2203, अगर आपने सही कैलकुलेशन करवाई है तो। अब देखिए हमें सब मालूम चल गया। अब कोई बंदा ये मालूम करना चाह रहा है किस डेट को कितनी कितनी इन्वेंट्री परचेज हुई, परचेज का सारा डाटा यहाँ नजर आ रहा है परचेज के कॉलम में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना चाह रहा है तो देखिए आपको डेट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रही है। गौर से देखिएगा, मैं 13 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300, मैं 14 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75, मैं 18 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7365, 26 की 425, 31 की 311, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 1876 पूरे साल, पूरे महीने की। और एंडिंग इन्वेंट्री मालूम चल रही है। अब एक तरीका है ये मालूम करने का कि हमने सही किया है या नहीं। कैलकुलेटर निकाल लें आप। वो तरीका ये है कि आप मुझे बताएं साल के शुरू, मतलब मंथ के शुरू में आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, कितने रुपए के यूनिट्स पड़े हुए थे? 150 की इन्वेंट्री, दिस इज बिगिनिंग इन्वेंट्री। इसमें अगर मैं परचेज वाली इन्वेंट्री का सम ऐड कर लूं, जो कितना है 3929, तो मेरी टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी पूरे साल, पूरे महीने की इन्वेंट्री आ जाएगी 150 प्लस 3929 ऐड करें, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से कितने वाली इन्वेंट्री बिक गई? 1876। इसमें से अगर 1876 में माइनस कर लूं,
करे ना भाई, तो ये 2203 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका मतलब है आपका एरर नहीं है। तो एरर हो भी सकता है, लेकिन कंफर्म तो कुछ और चीजें गलतियां हो सकती है ना, लेकिन नॉर्मली इसका मतलब ये होता है कि आपने सही किया होगा। अब इस कार्ड के नीचे दोबारा मैं बताऊं क्या किया मैंने, बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेज का टोटल ऐड करें, टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी, उसमें से तो बिक गया उसकी कॉस्ट को लेस कर लो, एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आनी चाहिए। हमेशा कार्ड में आप ये चेक करेंगे। अब कार्ड के नीचे ना आप लिख के दिखाएंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई 1876, और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है ये भी लिखेंगे आप 2203। यह आपका अभी पहला कार्ड कंप्लीट हुआ, इसको रीसॉल्व करेंगे आप घर जाकर। अब मैं आपको एक और, कौन सा कार्ड था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कार्ड है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत बनाया है, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्यों, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कौन सी डेट की इन्वेंट्री क्या कर रहे हैं आप, सेल कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाया मैंने ये वाला, इसे आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा। कराची फर्नीचर मार्ट डील्स इन टॉप क्लास फर्नीचर, तो बस सही है, ये हो गया महंगा वाला फर्नीचर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करेगा ये। इट यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये बंदा भी क्या करता है, जो फर्नीचर बेचेगा ना उसे 100% मालूम होगा उसकी कॉस्ट कितनी है, उसी की कॉस्ट को निकाल के किसमें ट्रांसफर करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या मतलब है इसका, कि अपनी इन्वेंट्री को, अभी आपने इन्वेंट्री कार्ड में देखा ना हम क्या कर रहे हैं, हम इस बैलेंस में से इन्वेंट्री को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा अब मुझे बताओ कैसे करोगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2010 डेट आर गिवन बिलो। जनवरी 1 का 30 यूनिट्स पड़े हुए, एक यूनिट कितने का, 15,000 का। अब थोड़ा वैल्यू बढ़ा दी मैंने, हाँ तो चार थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, सही है। आइए थोड़ा सा मैं इसे कर देता हूं सॉल्व। नाम क्या है इसका, कराची फर्नीचर मार्ट। तो पहले हम लिख लेंगे हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। क्या करना है हमें इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है और एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, और डेट वाइज होता रहेगा ये। कराची फर्नीचर मार्ट। अब आप लोग मुझे काम करवा रहे हैं, सही है। सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस लिखा जाता है, कितने यूनिट्स हैं 30, एक यूनिट 15,000 का, जनवरी 1, ईयर कौन सा है 2010, तो आप यहां लिखेंगे 2010 जैन 1। अच्छा इसका मैं सोल्यूशन आपको नहीं भेजूंगा कराची फर्नीचर मार्ट का, आप चेक करवा लीजिएगा मुझे। अच्छा इसका बैलेंस कितना है बेटा, कितना बैलेंस है बताइए, पहले यूनिट्स लिखेंगे, 30 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी 15,000। टोटल निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 4,50,000 रुपए की इन्वेंट्री है हमारे पास आज मौजूद जनवरी 1 में। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम है परचेज, तीसरा काम है सेल, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है इसमें। अब हमारे पास पहले जैन 3 को, अब इस क्वेश्चन में आसानी क्या है, ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है आप, उसे मैंने परचेज ऊपर दी हुई थी, सेल नीचे दी हुई थी, आपको देखना पड़ रहा था कि पहले क्या करना है। यहाँ पे डेट वाइज काम हुआ है। 3 में परचेज कर रहे हैं 5 यूनिट, एक यूनिट कितने का खरीदा 15,600 रुपए का टोटल दिया हुआ है। तो परचेज रिकॉर्ड करने के लिए पहले क्या करोगे, परचेज रिकॉर्ड करने के लिए पहले क्या किया जाएगा भाई, पहले रो छोड़ेंगे, बैलेंस के बाद पहले एक रो छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। अंकल डेट आएगी 3, नहीं आपको करना है लाजमी, वरना इतनी खिचड़ी बनेगी ना, अगर आपसे गलत होगी आपको मिलेगा नहीं गलती कहाँ हुई है। इसी वजह से आप बैलेंस के बाद लाजमी एक रो छोड़ेंगे। 3 कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स खरीदे हमने 15,000। पहले बात है आपको ये स्केचिंग करनी है, खुद एक पेज पे करें या 2 पेजेस पे कर लें, अगर आपके अमाउंट बढ़े हैं स्केचिंग करके फिर आप उसमें काम करेंगे। ऐसे ही स्केचिंग करेंगे। देखिए स्केचिंग करना बहुत आसान है इसका। इसके स्केचिंग करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। आप स्केचिंग करने के लिए करेंगे ये, अब आ रही है, मतलब वो दूसरी स्क्रीन नहीं आई थी, हाँ तो मेरे पास नहीं जा रहा ना जी, तो शो हो रहा है ना। देखिए आपको क्या करना है, स्केचिंग इसकी बहुत आसान है। आपको आपका ये एक पेज है ना,
देखें आपकी एक रो है ना, ये अब आ गया। हाँ, आपको एक लाइन खींचनी है ऐसी, और से देखिए स्केचिंग का तरीका। 3 रोज छोड़ेंगे, कितनी रोज? 3 रोज छोड़ के एक लाइन खींचेंगे। अब आपको ना यहाँ पे एक कॉलम बनाना है डेट का, एक ही दफा बताऊंगा मैं, ये देख लें आप, ये डेट का कॉलम बन गया। अब जो पार्ट बचा ना उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप। फिर उसके बाद पहली रो के बाद आप लाइन डालें, सही है। और जो ये बचे हैं, ये 3 कॉलम बन गए, इनको आप 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, हो गई आपकी स्केचिंग। अब इसके अंदर यहां पे डेट लिखते हैं, यहां परचेस्ड, यहां सोल्ड, यहां बैलेंस, और यहां पे वही आता है यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, आपको नजर आ रहा है सारा। तो देखिए कितनी आसानी से स्केचिंग होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आप ये आप देख लीजिएगा। ओके, आप मुझे बताएं क्या हमारे पास परचेज का अमाउंट आया, मल्टीप्लाई कर लो, ये परचेज आ गई। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? बैलेंस। बैलेंस 78,000 के सामने ही लिखेंगे आप। कैसे? पुराना लिखेंगे, पहले 30 यूनिट्स पड़े हुए थे 15,000 वाले, और मजीद हमने खरीद लिए कितने? अभी हम लोग लाइफो भी पढ़ेंगे, फाइफो भी पढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, 5 यूनिट्स हमने मजीद खरीदे, कितने वाले? अच्छा, ये 15,600 वाले। अब आप बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस कैसे बनेगा? 4,50,000 रुपए के यूनिट्स पहले से मौजूद थे, और हमने खरीद लिए 78,000 के मजीद, तो ये बैलेंस आ गया हमारे पास 5,28,000। ये कौन से यूनिट्स हैं? 30 1 वाले, और ये 5 यूनिट्स कौन से हैं? 3 वाले। अब आगे मुझे बताएं क्या हो रहा है जी। अब ये सेल कर रहा है, 5 यूनिट बेच रहा है बिगिनिंग इन्वेंट्री वाला। कितने में बेच रहा है? 17,000। इस 17,000 को इग्नोर करना है, ये सेल्स पर यूनिट है, ये रेवेन्यू है, कार्ड में रेवेन्यू नहीं आती, तो सेलिंग प्राइस को हमेशा इग्नोर करना है। कितने यूनिट बेचे दोबारा बताएं? 5। बस 5 यूनिट ले लें बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले। अब मैं क्या करूं? पहले बैलेंस के बाद क्या करूं? एक रो छोड़ेंगे, एक रो छोड़ के आप डेट लिखेंगे, और डेट है हमारे पास 5 में कितने यूनिट बेचे? तो मैं सेल वाले कॉलम में आ जाऊंगा, लेकिन परचेज वाला कॉलम छोड़ दिया मैं, सेल वाले कॉलम में आ जाएंगे। कितने यूनिट बेचे? 5। अब ये 5 यूनिट्स कौन से वाले बेचे हमने? 15,000 वाले, 15,600 वाले। हाँ, तो यहाँ 15,000 लिखेंगे आप, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो यूनिट हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 75,000। अब बैलेंस अब इसके आगे क्या करेंगे? बैलेंस बनाएंगे। परचेज के बाद ही बैलेंस होगा, सेल के बाद ही बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे बनेगा? अच्छा, 30 में से हमने 5 यूनिट सेल कर दिए, 25 यूनिट बच गए, कौन से वाले? 15,000 वाले, और मजीद ये 5 यूनिट तो ऐसी के ऐसी रखे हुए 15,600 वाले। तो अब बैलेंस बनाएंगे कैसे? 5,28,000 के पहले से यूनिट्स पड़े हुए थे, माइनस करेंगे बेटा, इसमें से 75,000 यूनिट सेल हो गए, तो अब यूनिट बच गए 4,53,000। डेट लिख देंगे 1 और 3। कर लेंगे आप लोग ये आप करिएगा लाजमी अभी ही जाकर। पहले आप बंधन ज्वेलरी वाला करेंगे खुद से, फिर उसके बाद ये वाला सवाल करेंगे। समझ में आ रही बात? ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे। रेट पर यूनिट, बंधन ज्वेलरी में रेट पर यूनिट सेलिंग प्राइस है ना बेटा। नीचे वाले टेबल की बात कर रहे हो ना, नीचे वाला टेबल सेल्स का है, ये सेलिंग प्राइस है। ये जो हमने मैं 30 वाले 5 यूनिट बेचे ना, 60 रुपए में एक बेचा है, और जो 3 यूनिट बेचे हैं मैं 28 वाले को 45 रुपए में एक बेचा है। ये सेलिंग प्राइस का क्या काम होगा ये मैं कल आपको बताऊंगा। अभी आप सेलिंग प्राइस को इग्नोर करें, कल मैं आपको इसके प्रॉफिट निकलवाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। अभी हमारा मकसद सिर्फ क्या होना चाहिए कि हमें कार्ड बनाना आ जाए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से और कॉस्ट फ्लो एजम्पशन से भी। अभी हमने क्या चीज पढ़ी? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से 2 मिनट रुकिएगा। हमने ये चीज देखी है, नहीं आई स्क्रीन? जी सुने, लिसन, हमने परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, बेटा बातें नहीं करें प्लीज। 2 चीजें पढ़नी थी, एक पढ़ना था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड,
इसकी मदद से हमने कार्ड बना लिया, सही है। अब हमें कॉस्ट फ्लो एजम्पशन पढ़नी है। कॉस्ट फ्लो एजम्पशन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मुकाबले में बहुत इजी है। कॉस्ट फ्लो एजम्पशन में हमें पता नहीं होता कि हमारे पास जो इन्वेंट्री हम बेच रहे हैं वो कौन सी वाली है, तो हम वहां पे एजम्पशन बनाते हैं। किस चीज के लिए एजम्पशन बनाते हैं? कॉस्ट के फ्लो के लिए एजम्पशन बनाते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकाल कर किस में डालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो इसमें 3 एजम्पशंस हैं, जिसमें से पहली पढ़ रहे हैं हम, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज एजम्पशन इन विच द बिजनेसमैन एज्यूम्स दैट द यूनिट्स दैट आर बीइंग सोल्ड आर द अर्लीस्ट परचेजेस। तो पहले खरीदी थी वो बिक रही हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, पता नहीं कौन सी बिक्री होंगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज। तो अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो या फाइफो, ये दोनों बातें एक ही हैं। आ जाए, नहीं लेकिन पढ़ाना है ना मुझे। लीफो यूज नहीं होता, लीफो अलाउ ही नहीं है, डिस अलाउ हो गया। मैं रीजन भी बताऊंगा इसको आपको, सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे लीफो डिस अलाउ हो गया। व्हाट इज द रीजन? ऑब्सोलीट नहीं है, इसका रीजन है इसको डिसअलाउ किया आईएसबी ने। लीफो को क्यों डिसअलाउ किया है, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, वेट कर लें। फाइफो और एवरेज यूज कर सकते हो, लीफो यूज नहीं कर सकते आप। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तो अलाउ ही है, लेकिन जो हमारी IS2 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप फाइफो यूज कर सकते हैं और एवरेज यूज कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम देखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमारे क्या काम है, क्या काम है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना और एंडिंग इन्वेंटरी निकालना। काम 2 हैं, लेकिन जब कार्ड बनाते हैं तो उसमें 3 काम बन जाते हैं, क्योंकि बैलेंस भी लिखना पड़ता है। बैलेंस लिखो, सेल करो, परचेज करो, ये 3 काम है हमारे। लेकिन असल में हमारे 2 काम है। वी हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी एंड वी हैव टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस क्वेश्चन में आए, ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, बता जाएं। इकबाल, जावेद इकबाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सेल टेलीविजन सेट्स and its beginning inventory on Jan 1, 2008 is 100 units। अभी इन्होंने एक सवाल पूछा है स्टूडेंट ने कि रिटर्न और डिस्काउंट तो है नहीं, तो रिटर्न और डिस्काउंट भी आएगा आगे। अभी हम सिर्फ परचेज सेल सीख रहे हैं बस। Jan 1, 2008 को इनके पास 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये इनकी बिगिनिंग इन्वेंट्री है। और एक यूनिट कितने का है? 10,000 ईच लिखा हुआ है ना, ईच मतलब एक यूनिट 10,000 का है। परचेजेज एंड सेल्स ड्यूरिंग 2008 आर द फॉलोइंग। परचेज सेल दोनों दे दिए। पहले क्वेश्चन को समझे। Jan 15 को इन्होंने परचेज किया है, कैसे मालूम चला? 10 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए 10 यूनिट्स के आगे लिखा है यूनिट परचेज। कितने का यूनिट परचेज किया है? 11,000 का। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,10,000। फिर Jan 20 को ये सेल कर रहे हैं, कितने यूनिट्स? 5 यूनिट सोल्ड लिखा हुआ है ना, देखिए 5। और ये क्या है? 15,000 इसकी सेलिंग प्राइस है। इस कॉलम को आप इग्नोर कर देंगे, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इग्नोर्ड। ये सेलिंग प्राइस दी हुई हमारे काम के बाद, ये 4 कॉलम्स है और डेट है। क्या बोल रही है? Assume that the enterprise uses perpetual inventory system. Compute the cost of goods sold relating to the sales of May 28. Cost of goods sold compute करें। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? Ending inventory compute करें, कब की? May 31, 2007 की। 2 चीजें निकालनी है आपको, वही चीजें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और, लेकिन 3 कॉस्ट फ्लो एजम्पशंस हैं। ये मेथड नहीं कहलाते, मेथड इसके 2 हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट फ्लो एजम्पशन। कॉस्ट फ्लो एजम्पशन के अंदर 3 एजम्पशंस हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करवाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। करना क्या है आपको? ये हमारी एजम्पशन नंबर 1 आ गई। हेडिंग क्या डाली हुई है? जावेद एंड इकबाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स इन्वेंट्री कार्ड बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहला काम वही है हमारा। क्या काम है? पहले बैलेंस लिखना। बैलेंस कितना है बेटा? कितने यूनिट्स पहले हैं हमारे पास जनवरी 1 को? 100 यूनिट्स। एक यूनिट कितने का? 10,000 का। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2008 Jan 1। कितने यूनिट्स हैं? बैलेंस कहां लिखूं बेटा इनको? मैं बैलेंस में लिखूंगा। ये बैलेंस के कॉलम में 100 यूनिट्स, एक यूनिट कितने का है? तो हमारे पास ये टोटल यूनिट्स कितने के हो गए? इसके लिए आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें। टोटल यूनिट्स हो गए हमारे पास 1 मिलियन के, 10 lakhs। ये हमारा बैलेंस है। अगर हमने आज के बाद यूनिट बेचे तो इसी में से बेच सकते हैं हम। अब क्या करेंगे? एक रो छोड़ने के बाद फिर आप आएंगे और आप देखेंगे कि अब क्या हुआ है। इसके बाद 20 को ये सेल कर रहे हैं,
यूनिट सेल हो रहे हैं 5 यूनिट्स, कितने में सेल हो रहा है? 15,000। 15,000 इग्नोर कर दो, 5 यूनिट सेल हो रहे हैं और हमारी एजम्पशन क्या है? देखिए लिखी हुई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं परचेज हो रहा है ना पहले, तुम्हें जैन 15 को परचेज हो रहे हैं पहले 10 यूनिट्स, तो इनको पहले परचेज करते हैं और यहाँ आप डेट लिखेंगे, नहीं तंग करो उसको। आप वहाँ बैठ जाओ बेटा, आगे 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 बैठिए। हाँ यहाँ टाइम नहीं है बेटा इतना, नजर तो आ रहा होगा आपको, आप इनके साथ भी बैठ सकते हैं, देयर इज नो इशू। अच्छा तो कितने यूनिट्स? जल्दी बैठ जाओ बेटा। 15 को हमने परचेज किए हैं बेटा, क्वांटिटी बताएं। हैंडआउट आपके पास भी है, आप मोबाइल में हैंडआउट निकाल सकते हैं। कितने यूनिट्स परचेज किए? 10। एक यूनिट कितने का है? 11,000। तो टोटल इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से। तो जो यूनिट खरीदे हैं वो कितने के हैं? 1,10,000, ये इनकी कॉस्ट है। अब क्या करेंगे? अब बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस कैसे बनेगा? आप इधर आएंगे सामने 1,10,000 के सामने, पहले पुराने यूनिट्स कॉपी करेंगे। 100 यूनिट्स पहले से थे 10,000 वाले, फिर अब जो परचेज किया वो कॉपी करेंगे। 10 यूनिट्स है हमारे पास 11,000 वाले। अब हमारे पास ये टोटल इन्वेंट्री है, इसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय आप ऐसे लिखेंगे कि पहले से 1 मिलियन के यूनिट से और मजीद हमने 1,10,000 के खरीद लिए, ये हो गए हमारे पास 11,10,000 के यूनिट्स टोटल। आज के दिन हमारे पास 100 यूनिट्स है 10,000 वाले, 10 यूनिट्स हैं 11,000 वाले, ये हमारा बैलेंस है। अब जो भी सेल होगा वो इसी यूनिट्स में से हो सकता है। अब जरूरत नहीं है ना डेट लिखने की, क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं है ये। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? जो यूनिट आप सेल करेंगे उसमें आप एज्यूम ये करेंगे कि वो शुरू वाले सेल हो रहे हैं, तो शुरू वाले यूनिट्स को ही आप निकाल के किस में ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये इजी हो गया ना। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में शुरू वाले यूनिट निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगे और लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो बाद वाले यूनिट्स हैं वो निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगे। हमें बैलेंस में से इन्वेंट्री को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना है, तो कौन से वाले यूनिट्स ट्रांसफर करने हैं उसके लिए यहाँ पे एजम्पशन लिखी हुई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी देखते हैं हो क्या रहा है। जैन 20 को 5 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब आप आए, पहले एक रो छोड़ेंगे, आप रो छोड़कर आप आएंगे और आप लिखेंगे जैन, डेट क्या है बेटा? जैन 20। जैन 20 लिखकर सेल में आएंगे आप, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 5। अब क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं तो हमारी एजम्पशन ये है कि जो 5 यूनिट सेल हुए ना ये 100 में से सेल हुए, और हर यूनिट जो अर्लीस्ट परचेजेस का है वो एक यूनिट कितने का है? 10,000। तो आप 10,000 की कॉस्ट यहाँ ट्रांसफर करेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में ऐसा नहीं होता था, वो बताता था कौन सी डेट का सेल हुआ है। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमेशा जब तक ये 100 यूनिट खत्म नहीं हो जाते आपको इन्हीं में से सेल करने हैं। सही है, ये हमारी एजम्पशन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 50,000। मुझे एक बात बताएं, क्या एक्चुअली ये यूनिट सेल हुए होंगे? नहीं, कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कॉस्ट ट्रांसफर करते वक्त ये एजम्पशन बनानी है कि हमारे यूनिट जो सेल हुए हैं ना वो 10,000 वाले सेल हुए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब बैलेंस बनाना है 50,000 के सामने। मुझे बताएं 100 में से आपने 5 यूनिट्स निकाल दिए, 95 बच गए, कितने वाले? 10,000 वाले। और जो यूनिट्स है हमारे पास 10, ये ऐसे ही रखे हुए कितने वाले? 11,000 वाले। अब हमारा बैलेंस बनेगा, कैसे बनेगा? बैलेंस जब सेल होती है तो लेस करके बनाते हैं और परचेज होती है तो ऐड करके। इतनी इन्वेंट्री पहले से मौजूद थी 10,000 की, इसमें से आप माइनस कर देंगे 50,000 की इन्वेंट्री, तो अब आपके पास अभी जो स्टोर रूम में इन्वेंट्री है वो 10,60,000 की है, जिसमें से 95 यूनिट्स 10,000 वाले हैं और 10 यूनिट्स 11,000 वाले। ये हमारा बैलेंस बन गया। अब जो भी सेल होगा वो इसी बैलेंस में से होगा, और अगर कोई परचेज हुआ तो इस बैलेंस में नीचे ऐड हो जाएगा। लेकिन सेल आप कहां से करेंगे? अभी भी ये इन्हीं बिगिनिंग वाले यूनिट्स में से करेंगे, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला देखिए, अगला क्या हुआ? 18 को फेब 18 को फिर सेल कर दिए 20 यूनिट्स। कितने में सेल किए? 15,000। इग्नोर इट, सेलिंग प्राइस इग्नोर करेंगे आप। 20 यूनिट सेल किए हैं। अब बैलेंस के बाद मैं क्या करूं? एक रो छोड़ के यहां क्या लिखूंगा मैं? फेब 18। फेब 18 है ना बेटा, तो आप यहां लिख देंगे फेब 18। फेब 18 क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। देख लें आप, फेब 18 को यूनिट सोल्ड 20, तो आप यहां पर आ जाएंगे सेल वाले कॉलम में। अब 20 यूनिट सेल कर रहे हैं, यूनिट मैंने लिख दिए।
अब ये कहां से सेल होंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारी assumption क्या होती है कि अर्लीस्ट यूनिट्स हमारे सेल हो रहे हैं, और अर्लीस्ट यूनिट्स कितने का है? तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 को 20,000 से, 20 यूनिट्स, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 2 लाख। ये बहुत ईजी है, लेकिन इसमें डेट नहीं देखनी पड़ रही आपको। इस पैसिव आइडेंटिफिकेशन में डेट देखनी पड़ती है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, वो 2 ही मैंने आपको क्वेश्चन दिए। अब आप बैलेंस बनाएंगे 2 लाख के सामने, आप क्या बोलेंगे? 95 में से 20 यूनिट चले गए, कितने बच गए? 75 यूनिट बच गए 10,000 वाले, और मजीद ये 10 यूनिट तो ऐसे रखे हुए 11,000 वाले। अब बैलेंस बनाना है आपको। अच्छा, बैलेंस बनाते वक्त ना आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, लार्ज ब्रैकेट, मैं भी आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, उसमें देखिएगा लार्ज ब्रैकेट लगाइए। जब भी एक से ज्यादा कॉस्ट लेयर्स होंगी आप लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, सुन लिया आपने? जब भी एक से ज्यादा कॉस्ट लेयर्स होंगी, जैसे यहाँ 2 कॉस्ट लेयर है, यहाँ 2 कॉस्ट लेयर थे, तो हम यहाँ जो अमाउंट लिखते हैं ना, वो इन दोनों का सम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लार्ज ब्रैकेट बनानी पड़ेगी इन दोनों में, ऐसे। ये देखें आप, ये मैंने ब्रैकेट बनाई हुई है, लार्ज ब्रैकेट। हर उस जगह में लार्ज ब्रैकेट बना रहा हूं जहां पर एक से ज्यादा कॉस्ट लेयर्स हैं। अब यहाँ पे एक ही कॉस्ट लेयर थी, मैंने लार्ज ब्रैकेट नहीं बनाई है। यहाँ 2 कॉस्ट लेयर्स हैं, तो मैंने लार्ज ब्रैकेट बनाई है। लार्ज ब्रैकेट बनाने का मतलब क्या है, बताना चाह रहा हूं कि मैंने इन दोनों को सम करके यहाँ लिखा है। अभी छोड़ दें, मूविंग एवरेज है। ओके, अब बैलेंस बना रहे हैं आप, तो बैलेंस में क्या करूं बेटा, कैसे करूं? पहले से इन्वेंट्री इतने की थी, क्या ख्याल है आपका? अब इसे प्लस कर दूं ना, प्लस करवा रही हूं, माइनस करूंगा ये 2 लाख, क्योंकि ये इन्वेंट्री सेल हो गई है, तो अब इन्वेंट्री बच गई कितने की? 8,60,000 की। यानी आज के दिन हमारे पास 8,60,000 की इन्वेंट्री है, जिसमें से 75 यूनिट 10,000 वाले हैं और 10 यूनिट 11,000 वाले हैं। जो भी सेल होगा इसी में से होगा। देखिए, हर दिन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रही है, हर दिन की इन्वेंट्री मालूम चल रही है। अभी आप पेरियोडिक पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साल के एंड में एक ही मरतबा टोटल निकलेगी। इसका जो कार्ड हमने बनाया था अभी पीछे, उसमें इंडिविजुअल डेट्स की भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम थी, टोटल भी मालूम थी। पेरियोडिक में सिर्फ टोटल पता होगी आपको, डेट वाइज पता नहीं होगी, तो परपेचुअल का फायदा है। अच्छा, ये बैलेंस बन गया। बैलेंस के बाद भाई एक रो छोड़ेंगे, और आगे क्या हो रहा है? आओ क्वेश्चन में आ जाओ। आगे क्या हो रहा है बेटा, बताओ, बताएं कौन सी डेट के काम हो रहा है? मार्च 11। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं 20 यूनिट्स 11,500। तो आप जाएंगे और यहाँ पे एक रो छोड़ के डेट लिखेंगे। क्या डेट थी? मार्च 11 जी। कितने यूनिट्स परचेज हुए? 20। एक यूनिट कितने का है? 11,500 वाला। तो क्या लिखूं? 20 11,500। अब आप इसका क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। वहां टोटल दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है क्वेश्चन में टोटल आपको दे। अब इसके बाद क्या करूं? बैलेंस बनाएंगे। पहले से हमारे पास ये 2 कॉस्ट लेयर्स मौजूद थी, इनको कॉपी कर लेंगे। फिर मजीद हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए? 20 यूनिट्स कितने वाले? 11,500 वाले। अब बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस कैसे बनेगा? पहले की कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट थी 8,60,000, मजीद हमने 2,30,000 की इन्वेंट्री खरीद ली, टोटल हो गई 10,90,000 की इन्वेंट्री। बेटा बातें नहीं करें प्लीज। यानी आज जो हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है वो 3 टाइप की है। 75 यूनिट 10,000 वाले, 10 11,000 वाले, 20 11,500 वाले। अब जो हम बेचेंगे वो पहले शुरू में कौन से बेचेंगे? हम ये यूनिट बेचेंगे। जब ये पूरे बिक जाएंगे तो फिर इसमें से बेचेंगे, फिर वो बिक जाएंगे तो फिर 20 में से बेचेंगे। अब बताएं अब हो क्या रहा है? आगे परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है? फिर परचेज हो रहा है 5 यूनिट अप्रैल 20। अब इधर आ जाए। अब एक बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एक रो छोड़ेंगे, पहले लिखेंगे अप्रैल 20 कितने यूनिट परचेज किए? 5। कितने वाले? 11,500 वाले। अब मैं बैलेंस बनाऊंगा ना, कितने का हो गया ये? इसको मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कॉस्ट आ गई परचेज की 57,500। अब मैं बैलेंस बनाऊंगा। बैलेंस कैसे बनेगा? ये इन्वेंट्री तो मेरे पास पहले से मौजूद थी, ये मैं 57,500 के सामने लिखूंगा। अब नए यूनिट्स आए 5, ये नीचे लिखे जाएंगे। एक कितने का है? 11,500 वाला। अब मुझे बताएं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 25 बना दूं इसको और 11,500 लिख दूं? नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? डेट का इधर मसला ही नहीं है ना, यहां तो हम लोग लाइन से बेच रहे होंगे यूनिट्स। अगर ये फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनिए, 5 यूनिट जो हम खरीदते हैं ना 10,000 वाले होते हैं, 10,000 वाले, फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर कंसेक्यूटिव एक ही यूनिट कॉस्ट वाली गुड्स आ जाए तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बिकेंगी ना तो ये पहले बिकेंगी, ऐड भी हो जाए तो इनमें से पहले बिक जाएंगी, फिर इसमें से बिक जाएंगी। तो जब भी कंसेक्यूटिव एक कॉस्ट वाली इन्वेंट्री आ जाए ना बेटा, तो उसको आप मिला के लिख देना 25 यूनिट। 2 कॉस्ट लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? कहां पर करेंगे ये? फाइफो लाइफो में। ये आप उधर अभी फिलहाल फाइफो में करें, लाइफो में भी देखेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में हरकत नहीं करनी आप। अब करें, ये लिख लिया करें चीजें। टोटल कैसे होगा? पहले 10,90,000 की इन्वेंट्री थी, मजीद इन्वेंट्री हमने परचेज कर ली, ये टोटल आ गई 11,47,500। आज की इन्वेंट्री है ये। अब इसके बाद क्या हो रहा है जरा देखते हैं, आइए। इसके बाद फिर हमारे पास सेल हो रहा है। कब? May 25 को। कितने यूनिट्स? 50। कितने में सेल हो रहे हैं यूनिट? 15,000 का एक बिक रहा है। इस 15,000 को इग्नोर करना है आपने। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इग्नोर्ड। बार बार बोलने का मकसद यही है कि आपको याद हो जाए, वरना आपको याद नहीं आएगा कि मैंने कब बोला था। ये 50 यूनिट सेल हो रहे हैं May 25 को, तो पहले एक रो छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे May 25। सो सिंपल। सेल हो रहे हैं 50 यूनिट। अब मुझे बताएं कहां से सेल करूं? ये मेरा बैलेंस है। कौन से यूनिट सेल होंगे? 75 में से 50 यूनिट सेल हो सकते हैं। हाँ, तो हो जाएंगे सेल। 50 यूनिट मैंने बेचने, कितने रुपए वाले हैं ये? 10,000 वाले। बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब बैलेंस निकलेगा कैसे? 75 में से 50 तो गए, तो अब इसमें से बच जाएंगे 25 यूनिट्स। कितने वाले? और बाकी ये जो 2 रोज हैं ये ऐसी कॉपी हो जाएंगी हमारी, क्योंकि इनमें से कोई भी सेल नहीं। अब बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा? ये कॉस्ट थी इन्वेंट्री की, इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको माइनस कर देंगे, तो 6,47,500 के अभी यूनिट्स हैं। सॉल्व करते वक्त ना कभी कभार बैलेंस को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई आप सही भी चल रहे हो या कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में आपने गलती तो नहीं कर दी। एक सवाल आ रहा है जी। 15,000 सेलिंग प्राइस है। गौर से सुनिए बात, ये बात आपने पूछ ली, दोबारा बता देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 15,000 का मतलब है 15,000 में बेची है आपने, जबकि ये जो कार्ड बन रहा है ना, इस कार्ड में जो कॉलम है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसका मतलब ये है कि वो जो यूनिट आपने बेचे हैं ना वो आपको कितने के पड़े थे ये बताना है आपको। तो हमें कितने के पड़े थे वो तो ये बैलेंस वाले कॉलम में हमें नजर आ रहा है ना। अब ये जो यूनिट हमने बेचे हैं ना 75 में से 50, ये यूनिट हमें कितने का एक पड़ा था? 10,000 का, तो उसकी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए। अब ये यूनिट हमने बेचा कितने का था? 15,000 का। 50 यूनिट जब आप 15,000 के बेचेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 7,50,000। ये सेलिंग प्राइस है, रेवेन्यू है। यहां पर हमारे कार्ड में हमारा मकसद रेवेन्यू मालूम करना नहीं है, हमें मालूम करना है कि हमें कितने का पड़ा था। यानी ये जो यूनिट हमने 50 बेचे ना, हमें 5 लाख के पड़े, हमने बेचे 7,50,000 के, तो इससे जो प्रॉफिट आएगा ये हम बाद में निकालेंगे, तो उस वक्त हम फिर उस 15,000 को यूज करेंगे। यानी अगर आप यहाँ 15,000 लिख दें तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 7,50,000 जो आएगा, क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? नहीं, वो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी वो। इसमें सेल्स थोड़ी निकाल रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इग्नोर सेलिंग प्राइस। बाद में देखिए यहाँ मैं सेल्स निकलवाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़े आप सॉल्व कर लें, आगे कर लेंगे उसको, क्योंकि अभी इसमें काफी देखें इसमें क्या क्या चीजें बनती हैं। इसमें आप सेल्स निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, इसमें एंट्रीज बनेंगी, अभी इसमें काम है। अभी आप कोई जगह नहीं छोड़े, आप अब कार्ड बनाने पे तवज्जो दें। घर जाके स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के दोनों कार्ड बनाएं, फाइफो का भी हम कर रहे हैं, इसको खुद से बनाइएगा, इसको खुद से बनाना है आपने, बहुत ईजी है। अच्छा ये बैलेंस आ गया हमारा, सही भाई, क्लियर हो गई बात। सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन हमने लिखी थी? May 25। अब आगे आ जाओ, May 25 के बाद क्या है? June 22। अब इसमें परचेज हो रहा है कितने यूनिट? 100, 12,000 वाले। तो आप जाएंगे, एक रो छोड़ेंगे और यहाँ डेट लिखेंगे क्या? May 22। भाई डेट आप लोग बताया करें यहाँ, June 22। अच्छा कितने यूनिट परचेज किए? 100, 12,000 वाले, तो आप यहाँ लिख देंगे 12,000। कॉस्ट ऑफ, अब इसमें कॉस्ट ऑफ परचेजेस कैसे आएगी? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से,
तो जो यूनिट हमने खरीदे हैं वो 12 लाख के हैं। अब इस 12 लाख के अब आप क्या करेंगे, इस 12 लाख के सामने बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस कैसे बनेगा, ये यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे, ये ऐसे आ जाएंगे, और मजीद हमने जो खरीदे हैं ना ये 100 यूनिट, ये इसके नीचे कॉपी कर देंगे आप 12,000 वाले। अब इनका टोटल मालूम करेंगे कि पहले से 6,47,500 की इन्वेंट्री थी, फिर मजीद हमारे पास 12 लाख की इन्वेंट्री आ गई, टोटल हो गई 18,47,500 की। अब जो यूनिट बिकेंगे वो इसी में से बिकेंगे, और पहले हम बेचेंगे कौन से वाले, ये 25 यूनिट 10,000 वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब ये क्या कर रहा है, जुलाई 9 को दोबारा इसने 25 यूनिट खरीद लिए 12,000 वाले। अब आप एक रोज छोड़ेंगे और परचेज रिकॉर्ड करेंगे, जुलाई 12, जुलाई 9 जी, कितने यूनिट खरीदे, 25 यूनिट 12,000 वाले। तो आप लिखेंगे 25 यूनिट आए, एक यूनिट 12,000 का है, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने के हो गए, ये हो गए हमारे पास 3 लाख। अब फिर दोबारा इस 3 लाख के सामने बैलेंस बनाएंगे। कॉस्ट लेयर्स पहले हमारे पास 4 हैं, जब आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे ना तो आप थोड़े से थकेंगे, सही है, क्योंकि आपको बार बार ये कॉस्ट लेयर्स कॉपी करनी पड़ रही होंगी, और कॉपी करनी है, वरना आप सेल कैसे करेंगे, वरना अगर आप कॉपी किए बगैर कॉस्ट लेयर्स को कॉपी किए और आगे बढ़ेंगे ना, गलतियां होंगी आपसे। अब मुझे बताएं, ये जो 25 यूनिट हमने खरीदे हैं ये 12,000 वाले हैं, तो मैं इसी में ऐड कर दूं, तो इसे 125 बना लेता हूं। अब बैलेंस कैसे आएगा, पहले से ये यूनिट्स की कॉस्ट थी, मजीद हमने 3 लाख की इन्वेंट्री खरीद ली, टोटल हो गई 21,47,500 की इन्वेंट्री। अब जो भी बिकेगा इसी में से बिकेगा, और पहले बिकेगा 10,000 वाले, फिर बिकेंगे 11,000 वाले। आइए, ये कहां तक हो गया, जुलाई 9, आगे आ जाओ। अगस्त 14 को 60 यूनिट सेल किए हमने, अगस्त 14 को 60 यूनिट इन्होंने सेल किए, आजादी ऑफर थी, लेकिन उसमें ही 15,000 के भेज दिए उन्होंने। चलो बहरहाल 60 यूनिट सेल किए अगस्त 14। जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था ना, इसी किस्म के स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए बनाया था कि लाजमी जो है कीड़े जाग जाते हैं, समझ में आ रही है, तो वो आदमी बोलेगा। कितने यूनिट सेल किए बेटा, 60। अब ये 60 यूनिट हमें कहां से सेल करने हैं, इस बैलेंस में से। तो पहले कितने यूनिट सेल होंगे, 25, 10,000 वाले, फिर 10 सेल होंगे, कितने हो गए, 35, फिर ये 25 भी गए, यानी टोटल ये पूरे यूनिट्स हमारे सेल हो जाएंगे। फिर 60 बन गए ना ये टोटल, देखिए 60 बन गए ये। अब इनकी कॉस्ट निकालनी है आप, तो मालूम करें जरा कॉस्ट, मल्टीप्लाई करके ऐड करें बेटा जी, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, सब लोग करें, टाइम वेस्ट करने के बजाय काम पे तवज्जो दो जी बेटा। क्या ये 6,47,500 आ रहा है, सही है, 6,47,000 सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। अब आप बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस कितना बचा, ये तीनों कॉस्ट लेयर्स गायब हो गई, ये सब बिक गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, ऊपर से निकाल के यूनिट्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको स्टूडेंट पता है कैसे बोलते हैं, कुछ वो ये बोलते हैं कि पुराने वाले शुरू वाले यूनिट हमने बेच दिए, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हम भी यही बोल रहे थे अभी, लेकिन असल में बात ये नहीं है, शुरू वाले यूनिट नहीं बेचे, शुरू वाले यूनिट्स की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर किया है। यूनिट कौन से बिके, वी डोंट नो, हमने तो एजम्पशन बना के कॉस्ट को ट्रांसफर किया शुरू वाले यूनिट्स की, यानी जो एजम्पशन है वो यूनिट सेल करने से मुतालिक नहीं है, कॉस्ट ट्रांसफर करने से मुतालिक एजम्पशन है हमारी। यूनिट कौन से सेल किए वो तो अल्लाह जाने, क्योंकि सबकी कॉस्ट हमें नहीं मालूम कि कौन से वाले यूनिट निकाल के सेल किए, लेकिन कॉस्ट हमें पता है, पर पेरियोडिक में तो कॉस्ट ही पता नहीं होती आप। अब बैलेंस कैसे बनेगा, 6,47,500 के सामने क्या लिखूं, 125 यूनिट पड़े हुए हमारे पास 12,000 वाले। अब हमारा बैलेंस कैसे बनेगा, अब वो क्वेश्चन बोल रहा मल्टीप्लाई करके लिख दें, कर सकते हैं आप, लेकिन आप इस इन्वेंट्री में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, इन्वेंट्री बच गई 15 लाख, यानी आज के दिन हमारे पास 125 यूनिट पड़े हुए 12,000 वाले, अब जो बिकेंगे इसी में से बिकेंगे। अब मुझे बताएं फिर क्या हुआ बेटा, सितंबर 6,
फिर तुम बोलोगे इस दिन छुट्टी होती है, पहले होती थी अब नहीं होती। 50 यूनिट खरीदे 12,500 वाले, तो हम यहाँ आएंगे और एक रो छोड़कर सितंबर 6 जी बेटा कितने यूनिट खरीदे 50। मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना हैंड आउट भी आप निकाल लें, हमेशा आपको थोड़ी नजर थोड़ी आएगा क्वेश्चन। 50 यूनिट 12,500 वाले, तो आप यहाँ लिख देंगे 12,500। बैलेंस अब ये कैसे निकलेगा, टोटल मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारी परचेज का कॉस्ट आ गया। अब बैलेंस करोगे कैसे, बैलेंस 125 यूनिट पहले से पड़े हुए बेटा, पहले बैलेंस लिखेंगे ना 12,000 वाले, फिर मजीद 50 खरीद लिए 12,500 वाले। अब ऐड करेंगे, आप बोलेंगे 15 लाख पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और 6,25,000 की हमने परचेज की, टोटल हो गई 21,25,000 की इन्वेंट्री। इसके बाद अब क्या हो रहा है बताओ, अक्टूबर 20 को सेल हो रहे हैं 75 यूनिट, 75 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, 75 यूनिट की कॉस्ट कहां से निकाल के ट्रांसफर करेंगे, अर्लियर यूनिट में से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो अर्लियर यूनिट में से हम ट्रांसफर करेंगे, एक रो छोड़ेंगे। और डेट क्या है, अक्टूबर 20। जी मुझे बताएं आप कितने परचेज कर लो, परचेज नहीं करूं तो ये 3 कॉलम छोड़ के यहाँ आ गया, कितने यूनिट सेल करूं 75, कितने वाले 12,000 वाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लो जी, 9 लाख, साथ साथ करके देखते रहे। अब बैलेंस बनाओ, 50 यूनिट्स हमारे पास बच गए 12,000 वाले और 50 बच गए 12,500 वाले। और अब बैलेंस निकाल लेंगे हम कैसे, हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो आज की इन्वेंट्री हमारे पास 12,25,000 की है, जिसमें से 50 यूनिट 12,000 वाले और 50 यूनिट 12,500 वाले। अब क्या करना है, अब परचेज करना है। 80 यूनिट्स परचेज हुए 12,800 वाले, खरीद लेते हैं। चले आइए, एक रो छोड़ेंगे और यहां पर हम लिखेंगे डेट क्या है, नवंबर 12 को परचेज हो रहा है, तो ये परचेज का कॉलम है। कितने यूनिट्स 80 यूनिट्स 12,800। टोटल यूनिट्स हमारे पास जो आ गए कॉस्ट यूनिट्स की, वो आ गई कॉस्ट 10,24,000। अब बैलेंस बनाना है, तो पहले से ये बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका अलग न्यूमेरिकल आता है, ये अलग टॉपिक है। अब आप बैलेंस बनाने के लिए 80 यूनिट्स ऐड करेंगे 12,800 वाले, इत्तफाकन। एक बड़ी जबरदस्त बात आ रही है लेकिन छोड़ें। अच्छा, इसमें आप इसको ऐड कर देंगे क्योंकि परचेज किया है। टोटल आ गया 22,49,000, 22,49,000। अब क्या करना है भाई, अब इसके बाद लास्ट दिसंबर 25 तुम बोलोगे छुट्टी होती है, फिर 25 यूनिट हम सेल कर रहे हैं। क्या करूं, एक रो छोड़ दूं, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, दिसंबर 25। अब मुझे बताएं, आप सेल में चले जाते हैं, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं 25, कहां से सेल होंगे 12,000 वाले। तो 25 यूनिट 12,000 वाले सेल हो गए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। सेलिंग प्राइस इग्नोर करनी है 3 लाख। अब बैलेंस बनेगा, बैलेंस कैसे बनेगा कि जो हमारे यूनिट्स है ना बिगिनिंग वाले, इसमें से 25 चले गए तो कितने बच गए 25। अब बैलेंस बना लो, इसमें से ये इन्वेंट्री सेल हो गई। आज के दिन हमारे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो 19,49,000 रुपीज की है। इसमें 3 टाइप की कॉस्ट लेयर्स हैं, 12,000 वाले, 12,500 वाले और 12,800 वाले। अब देखें, इन्वेंट्री कार्ड बनाने का परमिशन पे बन सकता है, हर दिन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हर जब सेल हो रही है, जैसे ही सेल हुई उसी दिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल गई 50,000। उसी वक्त आपको आपका इन्वेंट्री का बैलेंस ही मालूम चल गया करंट, और ये पेरियोडिक में नहीं हो सकता। सेल हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल गई और इन्वेंट्री मालूम चल गई। लेकिन हमने ये FIFO से किया है, जब भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर किया, अर्लियर यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए। अब आप इसको क्या करेंगे, टोटल कौन कौन से कॉलम टोटल होंगे बताइए, यूनिट्स, यूनिट और टोटल कॉस्ट, यूनिट्स। भाई परचेज में 2 कॉलम होंगे, यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट।
सेल में यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बैलेंस में सिर्फ एंड वाली इन्वेंट्री टोटल होगी, क्योंकि बैलेंस का मतलब होता है कितने बच गए। तो पहले हम इसको टोटल करते हैं, आइए, फिर हम चेक भी करेंगे कि आया कि हमने सही किया है। ये हम पूरा कॉलम टोटल कर लेंगे। डेट क्या थी पहली डेट क्या थी? चले, ये हमारा टोटल आ गया बेटा, 290 यूनिट हमने खरीदे हैं। इन 290 यूनिट की कॉस्ट का टोटल करेंगे, तो 290 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 35,46,500। भाई 235 क्या है? इतने यूनिट सेल किए हैं और इनकी कॉस्ट कितनी है? 25,97,500। अब एंडिंग यूनिट्स कितने बच गए, एंड वाले टोटल कर लो। 155 यूनिट बच गए और उनकी कॉस्ट ये रही। यानी अभी हमें मालूम चल गया, डेट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें मालूम है। देखिए सारी नजर आ रही है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉलम है, सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डेट वाइज नजर आ रही है। आपको एंडिंग इन्वेंटरी भी मालूम है। अब यहाँ आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल वाली। कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल है? रुपीज जी 25,97,500। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री का टोटल कितना है? 19,49,000। अब चेक करोगे सही है या नहीं। तो क्या तरीका था? बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी अमाउंट में? 10 लाख। 10 लाख की बिगिनिंग इन्वेंट्री थी। उसके बाद हमने जो परचेजिंग की है उसकी टोटल कॉस्ट देखिए नजर आ रही है 35,46,500। दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो बिक गई है उसकी कॉस्ट है 25,97,500। वो लेस करो। सब लोग करें, हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठे। तो आपके पास 19,49,000 आएगा। क्या तरीका बताएं? बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? 10 लाख। उसमें ऐड करेंगे परचेज की कॉस्ट, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको सम करेंगे, टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी पूरे साल की। उसमें से जो बिक गई है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बच गई है वो निकलेगी। आ रही है? अच्छा, ये अब आओ, फाइफो हमने कर लिया। अब इसी का लाइफो करते हैं। तो आपको फाइफो समझ में आ गया? इस पैसे अब देखिए करने से फिर आप करेंगे ना सॉल्व, तो उस वक्त आप थोड़े से अटकेंगे शुरू में, क्योंकि अपना इसका फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, कल लाजमी फाइफो और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये फाइफो वाला एक और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के दोनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। एक काम करें, आप लोग जो है ना, ये जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला मैंने क्वेश्चन करवाया ना, उसकी आप तस्वीर ले लें, क्योंकि ये मैं अभी सेंड नहीं कर सकूंगा आपको। अच्छा, तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं आप लोगों को? मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। अच्छा, इसका भेज दूंगा। और इकबाल एंड सन्स, अच्छा दूसरा वाला बंधन ज्वेलरी वाला हमने किया है, ये वाला आप खुद करें। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कराची फर्नीचर मार्ट, इससे थोड़ा सा हुआ है। अच्छा ओके, इसके बाद इकबाल इलेक्ट्रॉनिक एंड सन्स का फाइफो वाला आज ही जाके अभी के अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कब रखनी है फिर हमारी क्लास?